बताई जाती है एक ब्यूटीफुल लड़की की जो घने जंगलों के बीच एक महल में रहती थी, लेकिन वो वहाँ हमेशा अकेली रहती थी। इसीलिए एक दिन बोर होकर वो महल से बाहर चली आई दोस्त बनाने के लिए, ताकि वो भी उनके साथ खेल सके, जिसके लिए उसने दूसरे बच्चों को गिफ्ट दिए। पर किसी ने भी उसे दोस्त नहीं बनाया और दूर भाग गए, क्योंकि लोगों का कहना था कि उस लड़की के साथ मौत की काली परछाई घूमती है। इसलिए लोग उसे मॉन्स्टर कहकर बुलाते थे, जो सुनकर इस लड़की को उन लोगों पर बहुत गुस्सा आता था। इसीलिए एक दिन अपना गुस्सा उतारने के लिए इस लड़की ने नदी से मछलियां पकड़कर उन्हें मारना शुरू किया। पर एक बार उसके कांटे में फंसकर नदी से एक लड़का बाहर निकला, जिसकी जान अनजाने में इस लड़की ने बचा ली। तभी से इसके साथ चलने वाली मौत की काली परछाई गायब हो गई। पर अब ये लड़का हर जगह उसे फॉलो करने लगा। वो जहाँ भी जाती है, दिन हो या रात, पहाड़ या जंगलों में, हर जगह उसके साथ जाने लगा। तो एक दिन उस लड़की ने उससे पूछा कि क्या तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। लड़के ने कहा कि हाँ, मैं कभी तुमसे दूर नहीं भागूंगा। पर तभी वो लड़की जो फूल तोड़ रही थी, उसके हाथ में बटरफ्लाई आ जाता है, इसे वो मार देती है। उस लड़की के आसपास भी बहुत सारे मरे हुए बटरफ्लाईज दिखने लगते हैं, जो देखिए लड़का डर के वहाँ से भाग जाता है। और उसके जाते ही वो मौत की काली परछाई वापस इस लड़की के पास आ जाती है और उससे कहती कि कोई भी तुम्हारे साथ नहीं रहेगा, क्योंकि तुम एक मॉन्स्टर हो, ये बात याद रखना। तो वो लड़की कहती है ठीक है माँ। और ये है इस ड्रामे की फीमेल लीड मुनयोंग, जिसके बारे में हम आगे देखेंगे। देन हम मिलते हैं ड्रामे की मेन लीड गांगते से, जो अपने बड़े भाई के स्कूल आता है, क्योंकि यहाँ उसने कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया था। देन हमें पता चलता है कि गांगते का बड़ा भाई सांगते मेंटली थोड़ा अनस्टेबल है, इसीलिए प्रिंसिपल सांगते को स्कूल से निकाल देते हैं और उसे किसी स्पेशल बच्चों के स्कूल में एडमिट करने के लिए कहते हैं। और गांगते अपने बड़े भाई से बहुत प्यार करता था, इसीलिए वो उसे लेकर चला जाता है और दूसरे शहर जाने के बारे में सोचता है, क्योंकि आने वाले कुछ दिन में शहर में तितलियां आने वाली थी, जिनसे सांगते बहुत ज्यादा डरता है, क्योंकि तितलियों से उसका एक बचपन का ट्रॉमा जुड़ा हुआ था। इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। तो इन दोनों भाइयों के फैमिली में और कोई नहीं था, इसलिए गांगते अपने बड़े भाई का ख्याल रखता था। फिर हम मिलते हैं कहानी की फीमेल लीड मुनयोंग से, जो कि एक चिल्ड्रंस बुक ऑथर थी। वो एक रेस्टोरेंट में खाना खाने आई थी, तभी उसे यहाँ एक बच्ची की मॉम देख लेती है, जिसे मुनयोंग की फेरी टेल्स बहुत पसंद थी, इसीलिए वो एक ऑटोग्राफ लेने आ जाती है। उसे देखकर बच्ची कहती कि आप तो एक प्रिंसेस जैसी हो। मुनयोंग पूछती है तुम्हें क्यों लगता है कि मैं एक प्रिंसेस हूँ। बच्ची कहती क्योंकि आप बहुत सुंदर हो, इसलिए मॉम भी मुझे प्रिंसेस कहकर बुलाती है। जो मुनयोंग उस बच्ची को एक फोटो खिंचाने के लिए बुलाती है और उसके कान में कहती है कि तुम मेरी फैन नहीं हो सकती, क्योंकि मेरी फेरी टेल्स में सिर्फ चुड़ैल सुंदर होती है। इसलिए अपनी मॉम से कहना कि मैं एक सुंदर चुड़ैल बनना चाहती हूँ। अब मुनयोंग ने ये इतने डरावनी तरीके से कहा था, बच्ची तो रोने ही लग जाती है, यहाँ से भाग जाती है। अभी यहाँ मुनयोंग को ढूंढते हुए उसका मैनेजर पहुंच जाता है, जो कि मुनयोंग के बुक पब्लिशिंग कंपनी का सीईओ भी है। और मुनयोंग के बुक्स की वजह से ही उसकी कंपनी चलती है, इसीलिए वो खुद मुनयोंग का मैनेजर है। तो आज वो मुनयोंग को एक हॉस्पिटल में बुक रीड करने जाना है ये बताने आता है। यहाँ हमें पता चलता है कि मुनयोंग का शार्प ऑब्जेक्ट से कुछ अलग ही ऑब्सेशन है और इस रेस्टोरेंट की नाइफ उसे बहुत पसंद आता है, इसीलिए वो नाइफ अपने साथ ले जाती है। हम गांगते को देखते हैं, जो एक हॉस्पिटल के मेंटल एंड ट्रॉमा सेंटर में काम करता है, जहाँ वो बहुत आसानी से पेशेंट्स को कंट्रोल कर लेता है, चाहे पेशेंट जितने भी वायलेंट हो। ली मुनयोंग को हॉस्पिटल की ओर ही ला रहा था, तभी उसे कॉल आता है नामजुरी नाम के नर्स का, जो कि एक साइकाइट्रिक क्लिनिक में काम करती है। और उसी क्लिनिक में मुनयोंग के डैड एडमिट थे, जहाँ उनकी कंडीशन बिगड़ रही थी, इसीलिए सर्जरी की परमिशन के लिए पेपर्स पे मुनयोंग का साइन चाहिए था। पर मुनयोंग कहती कि मेरे लिए डैड मर चुके हैं। नामजुरी उसे बार बार कह रही थी, तो मुनयोंग कहती कि अगर तुम्हें इतनी ही चिंता है तो मेरे यहाँ आकर मुझसे साइन करवा लेना। अब मुनयोंग के डैड उस हॉस्पिटल के सबसे पुराने पेशेंट थे, लेकिन मुनयोंग एक बार भी उनसे मिलने नहीं आई थी। तो वो उन्हें बताने आती कि शायद आपकी बेटी कंसेंट फॉर्म पे साइन करने नहीं आएगी। अब उनकी बेटी के बारे में सुनते ही मिस्टर को तो पैनिक करने लग जाते हैं और डरते हुए कहते हैं कि नहीं, सब मारे जाएंगे, अगर वो आई तो सब मारे जाएंगे। उनकी बातें सुन जूरी तो थोड़ा घबरा जाती है। इधर हमें पता चलता है कि सांगते भी मुनयोंग का बहुत बड़ा फैन था। वो दिन भर उसके किताबों में ड्राइंग करता रहता था। गांगते उसकी हालचाल जानने के लिए कॉल करता है। बातों ही बातें में वो सांगते को बता देता है कि आज मुनयोंग उनके हॉस्पिटल आने वाली है चिल्ड्रंस वार्ड के बच्चों को कहानी सुनाने। ये सुनते ही सांगते तो हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार होने लगता है, क्योंकि वो एक बार मुनयोंग से मिलकर उसका ऑटोग्राफ लेना चाहता था। तो गांगते उसे समझाता है कि तुम नहीं आ सकते, क्योंकि ये प्रोग्राम सिर्फ चिल्ड्रंस वार्ड के बच्चों के लिए था, और उसे प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हारे लिए मुनयोंग का ऑटोग्राफ ले आऊंगा। इस पे सांगते मान जाता है। इधर बुक रीडिंग इवेंट शुरू होने का टाइम हो गया था, लेकिन मुनयोंग अभी तक ऑडिटोरियम में नहीं आई थी, इसलिए मैनेजर ली परेशान हो रहा था। मुनयोंग तो इधर वॉकिंग एरिया में सिगरेट पी रही थी, जिसे गांगते देखता है तो उसे सिगरेट पीने से मना करता है, क्योंकि यहाँ स्मोक करना मना था। मुनयोंग जो फूल तोड़ने में बिजी थी, वो उठ जाती है और गांगते को थोड़ी देर देखते ही रह जाती है। फिर उसे पूछती कि क्या तुम डेस्टिनी में मानते हो। गांगते कहता है क्या कहा। मुनयोंग कहती है तुम्हें सुनाई तो दिया ही होगा मैंने क्या कहा। फिर अपने सिगरेट को उसके कॉफी के कप में फेंक कर कहती है जब तुम्हें किसी की जरूरत है और वो तुम्हारे सामने आ जाए, उसी को डेस्टिनी कहते हैं। ये बोलकर अंदर चली जाती है। फिर मुनयोंग का बुक रीडिंग इवेंट शुरू होता है, लेकिन इधर एक मेंटली अनस्टेबल आदमी अपने रूम से बाहर आ जाता है और हॉस्पिटल में अपनी बेटी को ढूंढने लगता है, जिसको इसने यहाँ एडमिट होने से पहले मारने की कोशिश की थी, इसीलिए यहाँ इसे बांध कर रखा गया था। पर अब वो अपने रूम से निकल गया था और फिर से अपनी बेटी को मारने के लिए ढूंढ रहा था, क्योंकि उसकी बेटी भी यहीं एडमिट थी। तो उसकी बेटी भी ऑडिटोरियम में मुनयोंग की कहानी सुन रही थी। तो सारे स्टाफ उस आदमी को ढूंढने लग जाते हैं। सीसीटीवी में उस आदमी को ऑडिटोरियम में घुसते हुए देखा जाता है। तो कुछ सिक्योरिटी स्टाफ ऑडिटोरियम में आ जाते हैं
और बुक रीडिंग इवेंट को बीच में ही रोककर सारे पेरेंट्स से अपने बच्चों को वार्ड में ले जाने के लिए कहते हैं। मुनियोंग को तो ये देखकर बहुत गुस्सा आता है। अभी वो आदमी अपनी बेटी को देख लेता है तो वो उसे उठाकर पास के रूम में ले जाता है, लेकिन उसे जाते हुए मुनियोंग ने देख लिया था, इसीलिए वो भी उस रूम में चली आती है। इससे पहले वो इंसान अपनी बेटी को कुछ करता, मुनियोंग उसके सर पे अपने बैग से मारती है, जिससे उसके बैग में से वो चाकू निकल जाता है, जिसे ये आदमी उठाने जाता है पर मुनियोंग उसे दूर फेंक देती है। तो ये आदमी मुनियोंग को नीचे गिराकर उसका गला दबाकर उसे मारने लगता है, जिससे मुनियोंग का ट्रॉमा ट्रिगर हो जाता है, क्योंकि एक बार बचपन में उसके डैड ने इसी तरह गला दबाकर मुनियोंग को मारने की कोशिश की थी। ये देखकर वो बच्ची डर के मारे बाहर भाग जाती है, जहाँ वो गांगते से टकराती है। तो गांगते आकर मुनियोंग को इस आदमी से बचाता है और उसे शांत कराकर उसके हाथ बांधने लगता है, पर मुनियोंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, इसीलिए वो चाकू उठाकर इस आदमी पर अटैक करने आती है, लेकिन गांगते उसके वार को अपने हाथ से रोक लेता है, जिससे गांगते के हाथ से खून निकलने लगता है। मुनियोंग कहती है इस मैटर से दूर रहो, तुम्हारे लिए ही अच्छा होगा। गांगते कहता है ये एक पेशेंट है। मुनियोंग कहती है नहीं, ये एक जंगली जानवर है। तो सुनकर ये आदमी मुनियोंग को साइको बोलकर बाहर भाग जाता है। सिक्योरिटी उसे पकड़ के ले जाती है। गांगते मुनियोंग के हाथ से चाकू छीन लेता है और एक रुमाल से उसे कवर करने लगता है। मुनियोंग कहती है चोट तुम्हें लगी है या फिर इस चाकू को? गांगते उसकी बात नहीं सुन रहा था। मुनियोंग कहती है मैं बस उसे एक छोटा सा कट देना चाहती थी, पर तुमने ओवर रिएक्ट किया और अपने आप को चोट पहुंचा लिया। ये बोलकर उसे रुमाल छीनती है, चाकू फेंक देती है और उसके चोट लगे हाथ पे बांध देती है और बताती है कि ऐसा मैंने कभी किसी के लिए नहीं किया। देन उसे कहती है कि इस दुनिया में कुछ लोग मरना डिजर्व करते हैं और कुछ सन की अच्छे लोग होते हैं जो ऐसे लोगों को मार डालते हैं आम इंसानों के लिए, ताकि आम इंसान शांति से जी सके। तो बताओ मैं इनमें से किस टाइप की हूँ? गांगते कहता है तुम एक सन की हो। जो सुन मुनियोंग स्माइल करती है। इसके बाद गांगते जाकर अपने हाथ का ट्रीटमेंट कराता है, लेकिन जब से उसने मुनियोंग को देखा है तब से वो उसके बारे में ही सोच रहा था। इधर मैनेजर ली तो और ज्यादा परेशान हो गया था, क्योंकि मुनियोंग ने एक हॉस्पिटल के स्टाफ को चाकू से अटैक जो कर दिया था, इसके बारे में हॉस्पिटल में बात फैल गई थी। इसीलिए उसे डर लग रहा था कि अगर गांगते ने पुलिस में रिपोर्ट कर दिया तो मुनियोंग के साथ कंपनी की रेपुटेशन खराब हो जाएगी। मुनियोंग कहती है उन्हें पैसे देकर मामला सेटल कर लो, इससे पहले भी तो यही किया है ना। पर इधर गांगते को हॉस्पिटल से निकाल दिया जाता है, क्योंकि उस पागल आदमी की जिम्मेदारी गांगते की टीम की थी और बच्चों के पेरेंट्स ने इसकी कंप्लेन की थी, इसलिए गांगते को इसका जिम्मेदार ठहराकर निकाल दिया जाता है। इधर मैनेजर ली गांगते का इन्फॉर्मेशन पता करने लगता है ताकि उसे पैसे देकर केस करने से रोक सके। इधर नामजुरी मुनियोंग के एड्रेस पे पहुंच गई थी उससे सर्जरी के कंसेंट फॉर्म पे सिग्नेचर लेने के लिए, जिसे मैनेजर ली ने ही एड्रेस दिया था। नामजुरी रूम में आती है पर मुनियोंग को देखकर थोड़ी डरी हुई लगती है। तो हमें पता चलता है कि ये दोनों बचपन में दोस्त हुआ करते थे और किसी वजह से इनकी दोस्ती टूट गई थी। मुनियोंग कहती है तुम्हें आखिरी बार देखे 20 साल हो गए, काफी बदल गई हो। नामजुरी डायरेक्ट काम की बात पे आती है और उसे साइन करने के लिए कहती है। मुनियोंग कहती है तुम सच में इतनी अच्छे हो या फिर प्रोफेशनल हो जो सिर्फ मुझसे साइन लेने के लिए अपने टाउन से इतनी दूर ट्रैवल किया। जूरी फिर से उसके डैड के बारे में बताने जाती है। मुनियोंग कहती है मैंने बताया तो था वो मर चुके हैं। जूरी कहती है पर तुम्हारी मॉम तो जिंदा होगी। मुनियोंग कहती है वो तो बहुत साल पहले ही मर चुकी है, मैंने उनकी मौत को रजिस्टर भी करा लिया है। देन वो उन पेपर्स को पढ़ते हुए उसे बताती है मेरे डैड की आत्मा मर चुकी है, सिर्फ उनकी बॉडी ज़ॉम्बी की तरह जिंदा है और मेरी मॉम फिजिकली मर चुकी है लेकिन उनकी आत्मा अभी भी जिंदा है। तो बताओ कौन सच में मर चुका है? जूरी फिर से उसके डैड की कंडीशन के बारे में बताने जाती है। तो मुनियोंग कहती है तुम उनकी इतनी चिंता करती हो, लोग सोचेंगे तुम ही उनकी बेटी हो, क्यों ना हम यही करें, तुम मेरे डैड की बेटी बन जाओ और मैं तुम्हारी मॉम की बेटी बन जाती हूँ। अगर तुम ऐसा करने के लिए मानोगी तभी मैं इन पेपर्स पे साइन करूंगी। जूरी तो काफी घबरा जाती है पर मुनियोंग कहती है मैं तो मजाक कर रही थी। देन पेपर्स पे साइन करते हुए कहती है कि क्यों ना मैं पुराने दिनों की तरह तुम्हारे घर आऊँ, तुम्हारी मॉम से भी मिल लूंगी, इतने साल हो गए। पर ये सुनकर जूरी तो बहुत ज्यादा घबरा जाती है। वापस जाते हुए भी वो काफी डरी हुई लगती है। इधर गांगते अपने दोस्त जेसू को सब कुछ बताता है। मुनियोंग के बारे में सुनकर वो कहता है कि क्या वो पागल है, तुझे चोट भी आई और तुझे निकाल भी दिया, तूने पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं किया? गांगते कहता है इससे इशू और बड़ा हो जाता और मुझे अपने कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से पूरा पैसा भी नहीं मिलता। वैसे भी तितलियों के आने का सीजन हो गया है, इसलिए हमें दूसरे शहर जाना ही था। सो एक तरह से अच्छा ही हुआ। अब सांगते के नाम से उसे याद आता है कि उसे तो मुनियोंग का ऑटोग्राफ लेना था, वरना सांगते बहुत गुस्सा करेगा। तो जेसू इंटरनेट से मुनियोंग की साइन देखकर कॉपी कर लेता है, जिसे दोनों सांगते को जाकर देते हैं। लेकिन सांगते एक झटके में पहचान लेता है कि साइन नकली है, इसीलिए वो तो बहुत ज्यादा नाराज और गुस्सा हो जाता है। मैनेजर ली को गांगते का नंबर मिल गया था, इसीलिए वो उसे मैसेज करके सॉरी कहते हैं और कल उनके ऑफिस मिलने बुलाते हैं कंपनसेशन के बारे में डिस्कस करने के लिए। मैसेज देखने पर गांगते ओके रिप्लाई करता है, क्योंकि उसे अपने भाई के लिए मुनियोंग का ऑटोग्राफ चाहिए था। इधर मुनियोंग को तो बस गांगते का ही चेहरा याद आ रहा था, क्योंकि इसे गांगते बहुत पसंद आ गया था, स्पेशली गांगते की आंखें। इधर गांगते को भी मुनियोंग के ही ख्याल आ रहे थे। सांगते को रात में बटरफ्लाइज का बुरा सपना आता है, जिसमें वो बहुत सारे बटरफ्लाइज से बचकर भाग रहा था, जिससे उसकी नींद खुल जाती है। वो बहुत ज्यादा डर के मारे अपने आप को टेंट में बंद करके बहुत ज्यादा घबरा कर चिल्लाने लग जाता है कि वो तितलियां मुझे मारने आ रही है, वो मुझे मार डालेंगी। तो गांगते उसे शांत कराने की कोशिश करता है, लेकिन वो जानता है कि वो सांगते का डर नहीं भगा सकता, इसीलिए वो बहुत ज्यादा दुखी होता है। अगले दिन गांगते ली की कंपनी में पहुंच जाता है, लेकिन वो अभी तक आया नहीं था, इसीलिए उसे वेट करने के लिए कहा जाता है। तो वो वेटिंग रूम में जाता है, जहाँ उसे मुनियोंग की किताब मिलती है। तो वो उन्हें देखने लगता है, पर आज अचानक मुनियोंग भी कंपनी पहुंच जाती है, जिसके आने के बारे में सुनते ही सब लोग साफ सफाई करने लग जाते हैं और स्पेशली सारे शार्प ऑब्जेक्ट्स को छुपा देते हैं। तो वो अपनी असिस्टेंट से मैनेजर ली के बारे में पूछने ही जा रही थी, तभी उसकी नजर पड़ती है गांगते पर, जो उसे देखते ही रह जाती है। तो वो उसके पास आते हैं, कहती कि क्या व्यू है, तुम इन कपड़ों में डैशिंग लग रहे हो, पर तुम भी दूसरों की तरह ही निकले।
मैनेजर ली ने कितने पैसे ऑफर किए? गांगते कहता है कि अगर पोलाइटली बात नहीं कर सकती तो साफ साफ कहा करो। मुनियोंग कहती है मैंने तुम्हें चाकू मारा था, इस बारे में तुम्हारा मुंह बंद रखने के लिए मैनेजर ली ने तुम्हें कितने पैसे ऑफर किए? गांगते कहता है लगता है तुमने ऐसा बहुतों के साथ किया है, पर मुझे पैसे नहीं चाहिए। मुनियोंग पूछते फिर क्यों आए हो? गांगते कहता है तुमसे मिलने, क्योंकि मैं तुम्हें दोबारा देखना चाहता था। तुम्हारी आंखें मुझे किसी की याद दिलाती है। मुनियोंग पूछती है मेरी आंखें तुम्हें किसकी याद दिलाती है? गांगते कहता है एक हार्टलेस लड़की की, जिससे हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि स्टार्टिंग में जो फेरी टेल की कहानी दिखाई गई थी वो इन दोनों की ही बचपन की कहानी थी। मुनियोंग ने गांगते को डूबने से बचाया था। इनकी कहानी कैसे आपस में जुड़ी हुई है यह हमें आगे के एपिसोड्स में पता चलेगा। मुनियोंग पूछती है क्या तुम उस लड़की से डरते थे? गांगते कहता है नहीं, मैं उसे पसंद करता था। जिसन मुनियोंग भी शॉक्ड होती है और मुनियोंग कहती है क्या तुम मुझ पे लाइन मारने की कोशिश कर रहे हो उस लड़की के साथ अपने ब्यूटीफुल मेमोरीज के बारे में बताकर? गांगते कहता है किसने कहा वो मेमोरीज ब्यूटीफुल थी? फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि बचपन में गांगते हर जगह मुनियोंग को फॉलो करता था क्योंकि वो उसे पसंद करता था, जो एक दिन उसने मुनियोंग को बताया। लेकिन तभी मुनियोंग उसके सामने एक तितली को मार देती है। इवन उसने बहुत सारी तितलियां मारी थी। फिर उससे पूछा कि क्या तुम अब भी मुझे पसंद करते हो? देखकर गांगते डरकर भाग गया था। कम टू प्रेजेंट गांगते बताता है कि वो मेमोरीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। तो मुनियोंग कहते हैं कि बुरी मेमोरीज ही दिल में रह जाती है। तो गांगते कहता है कि मुझे पैसों की जरूरत नहीं है, इसलिए मिस्टर ली से कह देना कि मुझे कॉल ना करे। ये बोलकर आने ही लगा था तभी मैनेजर ली आ जाता है जो उसे पैसों का बॉक्स दे रहा था। गांगते मना करके जाने लगा था तभी मुनियोंग की असिस्टेंट कहती है आपको तो मिस मुनियोंग का ऑटोग्राफ चाहिए था ना? जिसन मुनियोंग कहती है अच्छा तो तुम भी मेरे फैन हो। असिस्टेंट बताती है कि मिस्टर गांगते ने मुझसे पूछा था आपका ऑटोग्राफ मिल सकता है या नहीं? मुनियोंग कहती है अच्छा तो तुम्हें पैसे नहीं बल्कि मेरा ऑटोग्राफ चाहिए। तो वो अपनी एक लेटेस्ट बुक निकालती है और उस पर साइन करने के लिए उसका नाम पूछती है। तो गांगते बताता है कि मेरा भाई तुम्हारा फैन है और ये ऑटोग्राफ उसके लिए ही चाहिए था। तो मुनियोंग एक बुक पे साइन करके उसे दे देती है, कहती है फिर मिलेंगे। इस पे गांगते कहता है मुझे ऐसा नहीं लगता और चला जाता है। बालकनी से मुनियोंग गांगते को ही देखे जा रही थी क्योंकि गांगते उसे बहुत पसंद आ गया है और अभी ये गांगते को किसी भी हाल में अपना बनाना चाहती है। इवन उसे हाथ में उठाकर इमेजिन भी करती है। अपने असिस्टेंट को बुलाती है और सीक्रेटली गांगते के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कहती है। इधर गांगते बस में बुक को ओपन करता है लेकिन इसमें मुनियोंग ने ऑटोग्राफ नहीं, सांगते को अपने नए बुक लॉन्च और बुक साइनिंग इवेंट में इनवाइट किया था जहां वो ऑटोग्राफ के साथ में फोटोज भी खिंचा सकता है। और ये मुनियोंग ने गांगते से दोबारा मिलने के लिए ही किया था, लेकिन गांगते उसे फिर से मिलना नहीं चाहता था, इसीलिए वो अपने दोस्त जेसू को सांगते को लेकर कल उस इवेंट में जाने के लिए कहता है और वो अपने पार्ट टाइम जॉब्स में चला जाता है। सांगते तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होता है, इसीलिए वो कल पहनने के लिए कपड़े तैयार करने लगता है। इधर जूरी जेसू के रेस्टोरेंट में आती है। अब ये लोग भी दोस्त थे और काफी टाइम बाद मिले हैं, इसीलिए बहुत सारी बातें करने बैठ जाते हैं। गांगते के हाथ की चोट की वजह से उसे काफी दिक्कत हो रही थी, फिर भी वो अपना पार्ट टाइम जॉब खत्म करता है। तभी यहाँ कोई गांगते से मिलने आता है जो थी नाम जूरी, क्योंकि दोनों कॉलेज से दोस्त थे। जूरी उसे तब से पसंद करती है लेकिन गांगते उसे सिर्फ अच्छी दोस्त मानता था। किसी ने उसे बताया था कि गांगते जल्दी ही यहाँ से जाने वाला है और उसकी जॉब भी चली गई है। जूरी उससे पूछती है कि अब कौन से हॉस्पिटल में काम करने का सोचा है? गांगते कहता है अभी तक सोचा नहीं पर जल्दी ही मिल जाएगा। तो जूरी कहती है कि मेरे शहर में जहाँ मैं काम करती हूँ वहाँ एक केयर गिवर की पोस्ट खाली है। हॉस्पिटल का नाम ओके साइकेट्रिक हॉस्पिटल है, तुम चाहो तो वहाँ अप्लाई कर सकते हो क्योंकि तुम एक सर्टिफाइड नर्सिंग असिस्टेंट हो, इसीलिए तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे भी मिलेंगे। महीने में 10 दिन की छुट्टी भी रहती है, इसीलिए तुम वहाँ इसके साथ पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हो। तुमने बताया भी तो था कि तुम बचपन में स्योंगजिन सिटी में ही रहते थे। अब स्योंगजिन सिटी का नाम सुनकर गांगते चुप हो जाता है। तो एक फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि स्योंगजिन सिटी में ही गांगते की मॉम का खून हुआ था, जिनका खून होते हुए सांगते ने देखा था, पर क्योंकि बचपन से ही वो मेंटली अनस्टेबल था इसीलिए वो पुलिस के सामने भी यही कह रहा था कि एक तितली ने मेरी मॉम को मारा है और उसने मुझे धमकी दी है कि अगर मैंने उसके बारे में किसी को भी बताया तो वो तितली मुझे ढूंढकर मार देगी। इसीलिए वो तब से ही तितलियों से डरता है। क्योंकि इनकी फैमिली में और कोई नहीं था, इसीलिए पुलिस वाले गांगते को चिल्ड्रंस केयर सेंटर भेजने वाले थे और सांगते को स्पेशल बच्चों के स्कूल भेजने वाले थे। जो बात गांगते ने सुन लिया था, इसीलिए वो अपने भाई को लेकर ये शहर छोड़कर चला गया, क्योंकि उसकी मॉम ने गांगते से प्रॉमिस लिया था कि वो हमेशा अपने भाई के साथ रहेगा और उसका ख्याल रखेगा। कमिंग बैक टू प्रेजेंट, गांगते जूरी को बस स्टॉप छोड़ने आता है, जहाँ जूरी उसे बताती कि मेरे घर का एक रूम खाली है, मैं और मेरी मॉम ग्राउंड फ्लोर यूज करते हैं, तो अगर तुम स्योंगजिन सिटी आने का डिसाइड करो तो तुम मेरे घर में ही रह सकते हो। लेकिन गांगते वापस से उस जगह नहीं जाना चाहता था, इसलिए उसे थैंक यू कहकर मना कर देता है। इससे जूरी थोड़ी सैड होती है। तो गांगते रात को बैठकर साइकेट्रिक हॉस्पिटल्स के बारे में सर्च करने लगता है, जिसके साथ ही वो ओके साइकेट्रिक हॉस्पिटल के बारे में भी पता करता है, जहाँ के डायरेक्टर मिस्टर ओ कोरिया के नंबर 1 PTSD एक्सपर्ट है, जिन्होंने कई ट्रॉमा से गुजर रहे पेशेंट्स को ठीक किया है। इसीलिए गांगते अपने भाई के बारे में सोचता है, क्योंकि अभी भी उसे इनकी मॉम के मौत का ट्रॉमा था। तो अगले दिन सांगते रेडी हो जाता है। गांगते सुबह से जेसू को कॉल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जेसू तो टल्ली होकर सोया पड़ा था, इसीलिए गांगते को ही अपने भाई को लेकर मुनियोंग के इवेंट में जाना पड़ता है। सांगते तो बहुत ही ज्यादा खुश लगता है, गांगते उसे देखकर हैप्पी होता है, लेकिन बुक साइनिंग में बहुत ही लंबी लाइन थी। इधर मुनियोंग की नजर भी गांगते को ही ढूंढ रही थी, तभी वो गांगते को देख लेती है, जिससे वो तो काफी खुश होती है, पर गांगते उसके सामने नहीं जाना चाहता था, इसलिए अपने भाई को लाइन में खड़े रहने के लिए कहता है और वो उससे थोड़ी दूर में खड़ा हो जाता है। इधर जेसू को जब होश आता है तब वो गांगते को कॉल बैक करता है। गांगते उससे बात करने के लिए थोड़ी देर के लिए बाहर
जाता है। तभी सांगते अपने सामने एक बच्चे को डायनासोर के कॉस्ट्यूम में देखता है, जिसे वो सच का डायनासोर इमेजिन करने लगता है और उसके पास जाने लगता है क्योंकि उसे डायनासोर बहुत पसंद थे। उसका दिमाग भी बच्चों के जैसा ही था, इसीलिए वो डायनासोर के साथ खेलने के लिए आगे जाने लगता है। तो वहाँ जाने के बाद वो इस डायनासोर के बारे में बताने लगता है। बच्चे के पेरेंट्स को ये बहुत अजीब लगता है। सांगते उस डायनासोर के ब्रेन, हाथ पैर सब कुछ के बारे में बताने लगता है और उसके सर और पूंछ को टच करने लगता है, जिससे बच्चे का डैड तो उसे धक्का मार के गिरा देता है। तो सांगते उठकर अपने पास जो डायनासोर का टॉय था उसके बारे में बताने लगता है और फिर से उस बच्चे की तरफ आने लगता है। बच्चे का डैड उसके बाल पकड़ के खींचता है, जिससे सांगते तो चिल्लाने लग जाता है और अपना सर पीटने लगता है क्योंकि उसके बाल टच करने से ही उसका एक ट्रॉमा ट्रिगर हो जाता है। गांगते आवाज सुनकर भागकर अंदर आता है और सांगते को अपनी जैकेट से कवर करता है। बच्चे का डैड तो सांगते के बारे में उल्टा सीधा बोले जा रहा था। इधर मुनियोंग भी उन्हें देख रही थी और सोचने लगती है कि मुझे इनकी हेल्प करनी चाहिए या नहीं। गांगते उस आदमी से बात करने उठाई था, तभी मुनियोंग एंट्री मारती है और उस आदमी को माफी मांगने के लिए कहती है। वो आदमी कहता है मैं क्यों इनसे माफी मांगू। मुनियोंग कहती है मुझसे माफी मांगो क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरा इवेंट खराब हुआ। वो आदमी तो सांगते को गाली देते हुए उसे ब्लेम करने लगता है, जो सुन मुनियोंग तो उसके भी बाल पकड़ के खींचने लगती है। कहती कि ऐसे बाल खींचोगे तो कौन नहीं चिल्लाएगा। तो उसकी वाइफ उसे छुड़ाकर कहती कि ये पागल हमारे बच्चे को परेशान कर रहा था। मुनियोंग कहती क्या तुम कोई साइकियाट्रिस्ट हो जो किसी को भी पागल कह सकती हो। तो मुनियोंग भी उसे पागल साली कह देती है, जो सुन सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं। सब लोग मुनियोंग के बारे में गॉसिप करने लग जाते हैं। इवन बहुत लोगों ने इसका वीडियो रिकॉर्ड भी कर लिया था, पर मुनियोंग की नजरें तो सिर्फ गांगते पे ही थी। तो इसके बाद सांगते अपने आप को एक रूम में बंद कर लेता है। गांगते बाहर बैठकर उसका वेट कर रहा था। मुनियोंग भी उसके साथ ही बैठी हुई थी। उसे कहती कि अपने भाई को देखने जाओ। गांगते कहता है कि वो बाहर नहीं आएगा जब तक वो शांत नहीं होता। इसमें 1 घंटा भी लग सकता है और 1 दिन भी लग सकता है। मुनियोंग कहती है फिर क्या मैं 1 दिन यहीं बैठी रहूं। ये बोलकर वो सांगते की रूम की ओर जाने लगती है। गांगते उसका हाथ पकड़ के उसे रोकता है और कहता है तुम जाकर अपने इवेंट को संभालो। तो मुनियोंग उसके करीब आकर उसे देखने लगती है और उसे थोड़ा टीज करने लगती है। अभी यहाँ एक क्रिटिक आता है जो मुनियोंग से कहता है कि तुमने फिर से प्रॉब्लम खड़ी कर दी, पर इसे संभालने के लिए मिस्टर ली को तो बहुत परेशानी होगी। अब ये बंदा एक फेमस जर्नलिस्ट था जो बुक्स के रिव्यूज लिखता था, तो इस मामले को दबाने के लिए मिस्टर ली ने इसे बहुत पैसे भी दिए थे। मुनियोंग उससे कहती कि पैसे मिल गया ना तो निकलो। पर जर्नलिस्ट गांगते को देखकर कहता है कि क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। ये जर्नलिस्ट उसकी मॉम के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगता है। मुनियोंग गुस्से में उसे मारने जाती है, पर गांगते उसे रोक लेता है, चुपचाप उसे यहाँ से निकल जाने के लिए कहता है। जर्नलिस्ट उसे कहता है कि इसे बचकर रहना। इसकी मॉम भी एक फेमस राइटर थी, पर एक दिन अचानक वो गायब हो गई। इसके डैड एक फेमस आर्किटेक्ट थे, लेकिन वो भी अचानक से पागल हो गए। 20 साल से हॉस्पिटल में ही पड़े हुए हैं, इसीलिए जरा संभल कर रहना। मुनियोंग को तो बहुत ही गुस्सा आ रहा था, इसीलिए वो उसके पीछे जाने लगती है, पर गांगते उसे रोककर कहता है मत जाओ। तो मुनियोंग कहती क्या तुम मुझे पसंद करते हो, हमेशा मेरा ख्याल रखने वाले हो, या फिर मुझे हैंडल कर सकते हो। गांगते कुछ नहीं कहता, तो मुनियोंग अपना हाथ छुड़ाकर चली जाती है। अब गांगते को अंदाजा था कि मुनियोंग क्या कर सकती है, इसीलिए वो भी भागकर उसके पीछे जाने लगता है। पर उसके पहुंचने से पहले ही मुनियोंग ने उस जर्नलिस्ट को सीढ़ियों से गिरा दिया था। एम्बुलेंस आती है तो उस जर्नलिस्ट को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। ये देखकर मुनियोंग को तो और गुस्सा आता है, तो गांगते उसके पीछे आकर उसे शांत करने के लिए गहरी सांसें लेने के लिए कहता है, फिर आंखें बंद करके उसके हाथों को शोल्डर्स पे रखता है और बताता है कि जब तुम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकोगी तब इस तरह अपने हाथों को क्रॉस करके अपने कंधे पर थपकी देना, ये तुम्हें शांत करने में हेल्प करेगी। मुनियोंग पूछते हैं इसे क्या कहते हैं। गांगते बताता है इसे बटरफ्लाई हग मेथड कहा जाता है, जो ट्रॉमा से गुजर रहे पेशेंट्स को शांत करने में हेल्प करती है। इधर हम सांगते को भी यही मेथड यूज करता हुआ देखते हैं। मुनियोंग गांगते का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि तुम मेरे पीछे खड़े हो, इसमें कोई मजा नहीं है। ये बोलकर उसकी गर्दन पकड़ के अपने करीब लाती है और कहती है ट्रॉमा को इस तरह अपने सामने लाकर उसका सामना करना चाहिए। अब इससे गांगते तो एकदम साइलेंट हो गया था। देन गांगते अपने भाई को देखने आने लगता है। मुनियोंग तो उसे रोकने के लिए चिल्लाने लग जाती है। देन उसे रोककर कहती कि मुझे गुस्सा मत दिलाना, वरना अगर मेरा गुस्सा फूटा तो अच्छा नहीं होगा। गांगते कहता है इसीलिए तो मैंने तुम्हें बटरफ्लाई हग मेथड सिखाया। मुनियोंग कहती है वो बकवास है, मैं चाहती हूँ तुम मेरा सेफ्टी पिन बनो, मतलब मेरा गुस्सा कंट्रोल करो। गांगते कहता है मैं तुम्हारा सेफ्टी पिन क्यों बनूं। मुनियोंग कहती है क्योंकि तुम एक केयर गिवर हो और तुम्हारा काम भी तो यही है ना, पोटेंशियल पेशेंट्स का ख्याल रखना। और गांगते कहता है कि जाकर किसी और को ढूंढ लो। मुनियोंग कहती है तुम्हें जितना पैसा चाहिए मैं तुम्हें दूंगी, पर मुझे सिर्फ तुम चाहिए। गांगते कहता है पता है जो लोग ठीक हो जाते हैं हम उनसे क्या कहते हैं, आई होप हम लोग दोबारा कभी ना मिले, इसलिए प्लीज आगे से दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। पर मुनियोंग उसे रोककर कहती है कि मैं तो तुम्हारी कोई पेशेंट नहीं हूँ, इसलिए तुम मुझे ऐसा नहीं कह सकते। गांगते कहता है सही कहा, तुम उनसे बहुत अलग हो, इसलिए तुमसे दूर रहना ही सबसे बेस्ट होगा। ये बोलकर लिफ्ट के अंदर चला जाता है। तो मुनियोंग उसे कहते हैं कि तुम मुझे अवॉइड नहीं कर रहे बल्कि मुझसे डर के भाग रहे हो, क्योंकि तुम एक डरपोक हो। जो गांगते याद करता है बचपन में जब उसने मुनियोंग से कहा था कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तब मुनियोंग ने बहुत सी तितलियों को मार दिया था और ये देखकर गांगते डर के भाग गया था। इधर मैनेजर ली तो इस सिचुएशन को संभालते हुए परेशान हो जाता है। मुनियोंग कहती है पैसे देकर इन सब का मुंह बंद कर दो। इधर गांगते अभी भी बहुत गुमसुम बैठा हुआ था क्योंकि उसे मुनियोंग का ऑटोग्राफ नहीं मिला था। तो गांगते उसे उसका फेवरेट डायनासोर एनसाइक्लोपीडिया देता है, इससे वो काफी खुश हो जाता है। तो गांगते अब डिसाइड करता है कि अब वो नहीं भागेगा। वो हमेशा सोच रहा था कि वो सिर्फ अपने भाई के लिए और तितलियों की वजह से भाग रहा है, और असल में वो सिर्फ अपने मुसीबत से भाग रहा है जिसका वो सामना करने का डिसाइड करता है। इसीलिए वो गांगते से कहता है कि क्या तुम सेओंगजेन सिटी में रहना चाहोगे जहाँ हम बचपन में रहा करते थे। गांगते तुरंत मान जाता है। जिसुन गांगते कहता है कि शायद मैं ही डरपोक था। गांगते कहता है तुम छोटे भाई हो इसीलिए तुम डरते हो, पर मुझ पे भरोसा करो क्योंकि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। जिसुन गांगते काफी इमोशनल होता है क्योंकि गांगते ने ऐसा पहली बार कहा था। तो वो जूरी को कॉल करके बता देता है कि वो लोग सेओंगजेन सिटी आ रहे हैं। जिसुन जूरी तो बहुत ही ज्यादा खुश होती है। अगले दिन मुनियोंग को असिस्टेंट गांगते की सारी इन्फॉर्मेशन भेजती है, जिससे उसे पता चलता है कि गांगते बचपन में सेओंगजेन सिटी में रहता था। ये पढ़कर और गांगते की पिछली बातें याद करके मुनियोंग को याद आ जाता है कि बचपन में जो लड़का उसका पीछा किया करता था वो गांगते ही था। इसीलिए गांगते ने
कहा था कि तुम्हारी आंखें मुझे किसी की याद दिलाती है। ये जानकर मुनियोंग तो सियोंगजेन सिटी जाने के लिए निकल जाती है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि गांगते सियोंगजेन सिटी जा चुका है। इधर कंपनी में प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि मुनियोंग का फैन पे हाथ उठाने का और गाली देने का वीडियो वायरल हो गया था। इसके साथ ही मुनियोंग के पुराने किए हुए कांड भी बाहर आते हैं, जिस वजह से मुनियोंग की और कंपनी की काफी रेपुटेशन खराब होती है। इसके साथ ही मुनियोंग के नए बुक को भी क्रिटिसाइज किया जा रहा था उसके डरावने ड्राइंग्स की वजह से। मैनेजर ली तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, और अभी तो उसे मुनियोंग का कोई पता भी नहीं चल रहा था, इसलिए उसका और दिमाग खराब हो रहा था। तो असिस्टेंट मैनेजर ली को बता देती है कि उसने मुनियोंग को गांगते की इन्फॉर्मेशन दी है। इसमें सियोंगजिन सिटी का नाम पढ़कर मैनेजर ली समझ जाता है कि मुनियोंग कहाँ जा रही है। इधर गांगते ने ओके साइकेट्रिक हॉस्पिटल ज्वाइन कर लिया था, जहाँ वो जूरी के साथ मुनियोंग के डैड को वॉक पे ले जाता है। तभी बारिश शुरू हो जाती तो वो सभी लोगों को लेकर अंदर चला जाता है। तब तक यहाँ मुनियोंग पहुंच जाती है और हॉस्पिटल के अंदर चली आती है। सांगते फोन पे बात कर रहा था, तभी वो सामने से मुनियोंग को आता हुआ देखता है और उसे देखकर शॉक्ड होता है। मुनियोंग उसके पास आती है तो उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो। मुनियोंग कहती है क्योंकि मैंने तुम्हें मिस किया। इस तो गांगते उसे बात करने बाहर ले जाता है, जहाँ उसे कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि हम दोबारा नहीं मिलेंगे। मुनियोंग कहती पर मैंने इसके लिए हाँ तो नहीं कहा था ना। गांगते कहता है आखिर तुम्हें मुझसे चाहिए क्या। मुनियोंग कहती है मुझे तुम चाहिए, और जो चीज मुझे चाहिए उसे मैं हासिल करके रहती हूँ। इनकी बातें चली रही थी, तभी यहाँ हॉस्पिटल की हेड नर्स स्पार्क आती है और मुनियोंग को बताती है डायरेक्टर आपसे मिलना चाहते हैं। तो मुनियोंग उनसे मिलने चली जाती है, जहाँ वो मुनियोंग को उसके डैड के बुरे कंडीशन के बारे में बताते हैं, पर मुनियोंग को उनकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो डायरेक्टर उसे ग्रुप थेरेपी के बारे में बताते हैं, इसमें पेशेंट्स को बहुत कुछ सिखाया और पढ़ाया जाता है, लेकिन उनके पास लिटरेचर का कोई टीचर नहीं था, इसलिए वो मुनियोंग को लिटरेचर पढ़ाने का ऑफर देते हैं। मुनियोंग को पहले तो इसमें इंटरेस्ट नहीं आता, पर मुनियोंग गांगते के करीब रहने के लिए लिटरेचर पढ़ाने के लिए मान जाती है। इसके लिए डायरेक्टर एक शर्त रखते हैं, इसके बदले मुनियोंग को अपने डैड को आधे घंटे के वॉक पे ले जाना होगा, जिसके लिए मुनियोंग साफ मना करके बाहर चली जाती है। इधर गांगते अपना ड्रेस चेंज कर रहा था, अभी अचानक वहाँ मुनियोंग चली आती है और उसकी बॉडी देखकर उसे टीज करने लगती है। गांगते उसे बाहर जाने के लिए कहता है, वो नहीं मान रही थी, इसीलिए वो खुद ही उसे बाहर निकालने लगता है। पर इन दोनों को इस हाल में जूरी देख लेती है, उसे देख मुनियोंग तो गांगते के और करीब जाने लगती है। तो गांगते उसे बाहर निकाल के दरवाजा बंद कर देता है। जूरी मुनियोंग को बाहर ले जाकर कुछ कहने जाती है। मुनियोंग कहती है मैं जानती हूँ तुम क्या कहना चाहती हो, यही ना कि हम दोनों एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं और ये बात मैं किसी को ना बताऊं। जूरी कहती है हाँ यही कहना था। देन पूछती है गांगते और तुम्हारा क्या रिलेशन है। मुनियोंग कहती है हमारे रिलेशन के बारे में मैं तुम्हें बताकर नहीं समझा सकती। शॉर्ट में कहूँ तो हम दोनों मेड फॉर ईच अदर हैं। जो सुन जूरी को तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो गांगते को बहुत पहले से ही पसंद करती है। गांगते घर जाने के लिए निकला ही था, तभी मुनियोंग कार्ड लेकर पहुंच जाती है और उसे अपने साथ डिनर पे चलने के लिए कहती है, पर गांगते उसे मना करके जेसू को कॉल करने लगता है। मुनियोंग जोर जोर से हॉर्न बजाकर उसे बात करने ही नहीं देती। गांगते कहता है चाहे तुम कुछ भी कर लो, तुम्हारे पैंतरे मुझ पे काम नहीं करेंगे। मुनियोंग कहती है इस बार तो जाने दे रही हूँ, पर अगली बार मना किया तो किडनैप करके ले जाऊंगी। ये बोलकर वो जंगलों के बीच उसके पुराने हवेली में चली आती है, जहाँ चारों ओर सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। पर मुनियोंग तो बिना डरे अंदर चली जाती है और अपने रूम की थोड़ी सफाई करके बेड पे लेट जाती है। फिर गांगते, सांगते और जेसू तीनों जूरी के घर पे ही रहने आ गए थे, जहाँ जूरी अपने मॉम के साथ रहती थी। तो यहाँ हम इन सबको साथ में हैप्पीली डिनर करते हुए देखते हैं। इधर मुनियोंग आधी रात में जाग जाती है, उसे अपने सामने अपनी मॉम की आत्मा दिखाई देती है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। वो अपने आप को शांत करने के लिए गांगते का सिखाया हुआ बटरफ्लाई हग मेथड यूज करती है, जिससे उसे थोड़ी राहत मिलती है और वो अपने सामने गांगते को इमेजिन करती है जो उसे शांत कराता है, और इस तरह उसे नींद आ जाती है। अगले दिन मैनेजर मुनियोंग को कॉल करके सारी सिचुएशन के बारे में बताता है। मुनियोंग उसे सिचुएशन संभालने का आइडिया देती है। प्रेस में ये खबर फैला दो कि मुनियोंग अपने बीमार डैड का ख्याल रखने गई है, जिनकी कंडीशन बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है। इससे मुनियोंग को उल्टा पब्लिक का सपोर्ट मिलेगा। जो मैनेजर खुश हो जाता है, उससे पूछता है कि वो कब वापस आ रही है। मुनियोंग कहती है वो अभी वापस नहीं जाएगी। इधर जेसू ने एक कैफे खोला था, जहाँ कपल्स की पेंटिंग बनाने के लिए उसने सांगते को हायर किया था, बदले वो सांगते को पैसे भी देने वाला था, पर इस बारे में वो गांगते को बताने से मना करता है। इधर मुनियोंग लिटरेचर पढ़ाने के लिए आ तो गई थी, लेकिन उसका फोकस तो गांगते पे ही रहता है। वो जल्दी से क्लास खत्म करके गांगते से बात करने लगती है, पर गांगते उसे कोई भाव ही नहीं दे रहा था। तो मुनियोंग कहती है पता है कुछ दिन पहले तुम मेरे सपने में आए थे, जहाँ तुमने मुझे पैशनेटली हग किया था। अब वो सबके सामने ऐसा करके दिखा रही थी, इसलिए गांगते को तो बहुत एम्बैरेसिंग लग रहा था, इसीलिए उसे बकवास बंद करने के लिए कहकर जाने लगता है। तभी मुनियोंग थोड़ा जोर से कहती है कि क्या तुम मेरे साथ सोना चाहते हो। जो सुन सारे लोग तो शॉक्ड रह जाते हैं। गांगते जल्दी से आकर मुनियोंग को वहाँ से ले जाता है और उसे कहता है कि तुम ये सब करना बंद करो। मुनियोंग कहती है तुम सारे पेशेंट से तो हंस कर ही बात करते हो, फिर मुझसे क्यों नहीं करते। तुम्हारी लाइफ में बिल्कुल भी मजा नहीं है, एकदम बोरिंग लाइफ जीते हो, पर मैं जानती हूँ तुम भी सबकी तरह मजे करना चाहते हो। सुन गांगते थोड़ा गुस्से में कहता है कि आखिर तुम मेरे बारे में जानती क्या हो। मुनियोंग कहती है यही कि तुम एक झूठी लाइफ जी रहे हो। ये बोलकर वो चली जाती है। कुछ देर बाद यहाँ सांगते आता है, तो गांगते उसे डायरेक्टर से मिलाने ले जाता है कि वो जानना चाहता था कि उसके भाई की कंडीशन ठीक हो सकती है या नहीं। तो डायरेक्टर गांगते को बाहर जाने के लिए कहते हैं। काफी देर तक सांगते को ऑब्जर्व करते हैं, जिससे सांगते डायरेक्टर से काफी घुल मिल जाता है। डायरेक्टर ने ऑब्जर्व किया था कि सांगते सिर्फ ड्राइंग करते वक्त सब कुछ भूलकर सिर्फ ड्राइंग पे फोकस करता है, इसीलिए वो ड्राइंग के जरिए ही सांगते का पीटीएसडी ठीक करने का डिसाइड करते हैं। गांगते आता है तो वो डायरेक्टर को सांगते की बटरफ्लाई से डर के बारे में बताता है। तो डायरेक्टर खिड़की के बाहर के नजारे को बाहर दीवार पे ड्रॉ करने का काम सांगते को देता है। तो सांगते कहता है कि इसके बदले मुझे कितने पैसे मिलेंगे। डायरेक्टर कहते हैं कि जितनी अच्छी पेंटिंग होगी उतने ज्यादा पैसे मिलेंगे, इसीलिए सांगते पेंटिंग के काम में लग जाता है। रात को घर आकर सांगते अपने सेविंग बॉक्स में पैसे रखता है। गांगते आकर पूछता है कि तुम इतने पैसों का क्या करोगे। सांगते बताता है कि उसे अभी 3,28,90,000 वॉन चाहिए, क्योंकि वो एक कैरेवन कार खरीदना चाहता है ताकि उसमें दोनों भाई रह सके, ताकि गांगते को तितलियों की वजह से बार बार घर बदलना ना पड़े और गांगते को
मकान मालिकों की गालियां सुननी ना पड़े। ये सुन गांगते इमोशनल होकर उसे गले लगा लेता है। अगले दिन जब वो जूरी के साथ हॉस्पिटल की ओर आ रहा था, उसे पता चलता है कि हॉस्पिटल से एक पेशेंट भाग गया है। उसे भागने में हेल्प की है मोन्योंग ने, जो उसे अपनी कार में बिठाकर ले गई। तभी गांगते सामने से मोन्योंग की कार को देखता है, इसलिए वो कार से उतरकर बीच रास्ते में खड़ा हो जाता है और मोन्योंग को कार रोकने के लिए कहता है, पर मोन्योंग तो फुल स्पीड से उसकी ओर बढ़ते ही जा रही थी, पर ठीक उसके सामने आकर कार रोक देती है। गांगते उसे बाहर निकलने के लिए कहता है, मोन्योंग कहती है तुम मुझसे डर के भागी नहीं, ना ही मुझे अवॉइड किया। ये देखकर मैं इंप्रेस हुई, पर गांगते इस पेशेंट को भगाने के लिए उसे डांट नहीं लगा था, जो देखकर मोन्योंग फिर से कार स्टार्ट करके चली जाती है। तो गांगते जूरी की कार लेकर उसे फॉलो करने लगता है। लड़के का नाम था गीतो, जो एक पॉलिटिशियन मिस्टर क्वान का बेटा था। आते हुए वो अपने डैड के इलेक्शन कैंपेन का पोस्टर देखता है। मोन्योंग उसी और कार घुमा लेती है और गीतो को वहीं पहुंचा देती है जहां उसके डैड का कैंपेन चल रहा था। गीतो भागकर स्टेज पे चढ़ जाता है और चिल्ला चिल्ला कर सबको बताने लग जाता है कि मैं क्वान मानसू का बेटा हूँ और मैं पागल हूँ। इसे यहाँ देखकर मिस्टर क्वान की तो हालत खराब हो जाती है। गीतो सबको बताने लग जाता है कि मेरी फैमिली में मेरे भाई बहन कजिन सभी लोग सियोल यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, लेकिन मैं वहाँ नहीं जा सका क्योंकि मेरा दिमाग थोड़ा स्लो है, इसलिए सब लोग मुझे डांटते थे और मेरा मजाक उड़ाते थे। अच्छे नंबर नहीं लाने पर डैड मुझे मारते थे और अंधेरे कमरे में बंद कर देते थे, पर इसमें मेरी क्या गलती थी? अगर मैं ऐसा ही पैदा हुआ हूँ तो मैं भी तो इनका ही बेटा हूँ, पर मेरे साथ ऐसा क्यों सलूक किया गया? मुझ पे इन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। इनकी अटेंशन पाने के लिए ही मैंने ये सब अजीब हरकतें शुरू की थी, पर अब उसी वजह से मैं सच में पागल हो गया हूँ। लेकिन अब सबकी नजरें मुझ पे है, इसीलिए मैं खुश हूँ। तभी मिस्टर कॉन की सिक्योरिटी उसे पकड़ने जाती है। गीतो इतना फुर्तीला था कि वो उन सबको चकमा देकर खुशी से भागने लग जाता है। गांगते उसे देखकर इमोशनल होता है क्योंकि उसने भी अपने बचपन में यही सब फेस किया था। उसकी मॉम हमेशा सांगते को ज्यादा केयर करती थी। यही सब याद करके वो काफी दुखी होता है। मोन्योंग उसके पास आकर कहती है कि इसे कहते हैं खुश होना, लाइफ हमें ऐसे ही मजे में जीनी चाहिए। अब गीतो के इस हंगामे के बाद मिस्टर क्वान की बहुत बदनामी होती है। गीतो को यहाँ लाने के लिए मिस्टर क्वान का बेटा मोन्योंग पे हाथ उठाने जाता है और गांगते उसका हाथ मोड़ के उसे गिरा देता है, जो देखकर मोन्योंग काफी इंप्रेस होती है। थोड़ी देर में यहाँ जूरी भी पहुंच जाती है, इसीलिए वो गांगते को हॉस्पिटल चलने के लिए कहती है, पर मोन्योंग भी उसे अपने कार में चलने के लिए कहती है। इस बार गांगते मोन्योंग के साथ चला जाता है, इसीलिए मोन्योंग तो बहुत खुश होती है। गांगते उसे पूछता है कि तुमने डायरेक्टर को प्रॉमिस किया था, फिर तुम अपने डैड को वॉक पे क्यों नहीं ले गई? मोन्योंग कहती है प्रॉमिस जैसी चीजों पे मैं बिलीव नहीं करती। गांगते फिर से उसके डैड के कंडीशन के बारे में बोलने लगा था। मोन्योंग उससे पूछती है कि तुम्हारी मॉम डैड भी नहीं है ना? गांगते पूछते हैं तुम्हें कैसे पता? मोन्योंग कहती है मैंने भी तुम्हारे बारे में थोड़ी रिसर्च की है, जैसे हम लोग किसी भी चीज को खरीदने के लिए उसके बारे में पता करते हैं। गांगते कहता है तुम इंसानों को चीजों से कैसे कंपेयर कर सकती हो? मोन्योंग कहती है इंसान एक प्रोडक्ट ही तो है। गीतो का ही एग्जाम्पल देख लो, गीतो के भाई बहन अच्छे प्रोडक्ट निकले, इसीलिए उन्हें पेरेंट्स का सारा प्यार मिला, सारा केयर मिला, और गीतो को सिर्फ नफरत मिली। ये सुन गांगते को गुस्सा आता है क्योंकि उसके साथ भी ऐसा ही हुआ था, इसीलिए वो मोन्योंग को कार रोकने के लिए कहता है और फिर बीच रास्ते में उतरकर जाने लगता है। मोन्योंग उसे रोकने आती कि क्या हो गया, इतना गुस्सा क्यों हो गए? गांगते कहता है मैं थोड़ी देर के लिए भूल गया था कि तुम सबसे अलग हो, मैंने थोड़ी देर के लिए तुमसे कुछ एक्सपेक्ट कर लिया था। मोन्योंग पूछती तुमने मुझसे क्या एक्सपेक्ट किया था? गांगते इसका कोई जवाब नहीं दे पाता, इसीलिए वो जाने लगता है। तभी मोन्योंग उसे कह देती कि आई लव यू गांगते, जो सुन गांगते शॉक्ड होकर रुक जाता है। मोन्योंग तो स्माइल करने लगी थी, पर गांगते उसे बिना कुछ कहे आगे जाने लगता है। मोन्योंग चिल्ला चिल्ला कर उसे बार बार आई लव यू कहने लगती है, पर गांगते रुक ही नहीं रहा था। मोन्योंग को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। गुस्से में भी वो चिल्ला चिल्ला कर उसे आई लव यू ही कह रही थी, पर गांगते नहीं रुकता। इधर मोन्योंग ने जो प्रॉब्लम खड़ी कर दी, इसीलिए हॉस्पिटल में उसे निकालने की बात होती है, पर डायरेक्टर मोन्योंग को थोड़ा टाइम देने के लिए कहते हैं। इधर मैनेजर ली सेओंगजिन सिटी पहुंच जाते हैं, जहां जेसू के कैफे में उसकी मुलाकात जूरी से होती है, जहां पहली नजर में ही उसे जूरी से प्यार हो जाता है, इसीलिए वो उससे बात करने की कोशिश करता है, पर जूरी उसे कोई भाव नहीं देती। इधर हॉस्पिटल में मिस्टर क्वान पहुंच जाते हैं और गीतो को नहीं संभाल पाने के लिए गुस्सा करने लगते हैं। गांगते बात करने आता है तो मिस्टर क्वान खींच कर उसे एक थप्पड़ मार देते हैं। इधर सांगते को ड्राइंग बनाता हुआ देखकर मोन्योंग उससे बात करने आती है। सांगते तो उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। मोन्योंग उसे ऑटोग्राफ देती है, साथ में बहुत सारे फोटोज भी खींचती है। गांगते का मूड खराब था तो वो घर जाने के लिए सांगते को ढूंढने लगता है। अभी उसे मोन्योंग के साथ देकर उसे ले जाने आता है। मोन्योंग पूछती है कि क्या तुम अभी मुझसे गुस्सा हो, और गांगते उसे कोई जवाब नहीं दे रहा था। तभी मोन्योंग उसके गाल पे लाल निशान देखती है। उसे पूछती है कि क्या किसी ने तुम्हें मारा? वो उससे गुस्से में उसका नाम पूछने लग जाती है, तो गांगते उसे साइड में ले जाता है और उसे कहता है कि तुम्हें क्यों फर्क पड़ता है? क्या तुम्हें इसके लिए बुरा लग रहा है या तुम मेरे लिए दुखी हो? बता सकती हो कैसा फील कर रही हो? मोन्योंग कुछ नहीं कह पाती तो गांगते कहता है कि तुम्हें इमोशन नाम की कोई चीज नहीं है, इसीलिए मेरे बारे में तुम सब जानती हो, ऐसी एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानती, ना ही समझती हो, इसलिए आगे से मुझे लेक्चर मत देना। ये बोलकर वो चला जाता है। मोन्योंग को ये सुनकर बहुत बुरा लगा था। तभी जूरी उसके डैड को ले आती है तो मोन्योंग उनसे बात करने आती है। उसके डैड उसे देखकर कहते हैं कि तुम अब तक जिंदा क्यों हो? ये बोलकर वो मोन्योंग की ओर अपना हाथ बढ़ाने लगते हैं और फिर उसका गला दबाने लगते हैं और उसे मॉन्स्टर कहकर बुलाते हैं, जिससे मोन्योंग और ज्यादा दुखी होती है। तो हॉस्पिटल के बाकी स्टाफ आकर उसे छुड़ाते हैं। थोड़ी देर बाद मोन्योंग उठ के जाने लगती है, अपनी कार छोड़कर वो चलते हुए जाने लगती है। गांगते जब बस में बैठकर जा रहा था तब वो मोन्योंग को चलकर जाते हुए देखता है। वो उसे कुछ नहीं कहता। घर आकर वो मोन्योंग की नई किताब पढ़ने लगता है। इसमें एक माँ बेटी की इमोशनल कहानी पढ़कर वो रोने लग जाता है, क्योंकि बचपन से ही उसे माँ का प्यार नहीं मिला था जो वो हमेशा से चाहता था। थोड़ी देर बाद जेसू घर पहुंचता है, जो उसे बताता है कि हॉस्पिटल में मोन्योंग के डैड ने उसे मारने की कोशिश की थी। जो सुन गांगते समझ जाता है कि इसीलिए मोन्योंग इतनी दुखी होकर चलते हुए चली गई थी। इसीलिए गांगते जेसू की बाइक लेकर मोन्योंग को ढूंढने निकल पड़ता है। बाहर बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी, लेकिन गांगते आखिरकार मोन्योंग को ढूंढ ही लेता है। मोन्योंग उसे देखकर इमोशनल होती है तो गांगते आकर उसे गले लगा लेता है, जिससे मोन्योंग बहुत खुश होती है। गांगते कहता है कि क्या तुम पागल हो, ऐसे चलकर कहाँ जा रही थी? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? गांगते की अपने लिए फिक्र देकर मोन्योंग तो बहुत खुश होती है। मोन्योंग का घर यहाँ से काफी दूर था, इसीलिए गांगते उसे अपने घर ले आता है। उसे अपने
कपड़े पहनने देता है, फिर साथ में खाना खाते हैं। पर मुनियोंग तो गांगते से फ्लर्ट करने ही लग जाती है, इसीलिए गांगते उसे जाने के लिए कहता है, पर मुनियोंग मना कर देती है। कहती है तुमने ही तो मुझे यहाँ लाया, अपने कपड़े दिए, खाना खिलाया, इसीलिए आज मैं यहीं सोऊंगी। ये बोलकर वो जमीन पे लेट जाती है। गांगते उसे उठाने की कोशिश करता है लेकिन उठा ही नहीं पाता। ऊपर से मुनियोंग सांगते का नाम लेकर चिल्लाने लगती है, इसलिए गांगते उसे चुप रहने के लिए कहता है। तभी वो जेसू के ऊपर आने की आवाज सुनता है। जल्दी से बाहर आकर वो जेसू से सांगते को आज अपने साथ ही रखने के लिए कहता है और बहाना कर देता है कि घर में बहुत पानी आ गया है। मुनियोंग तो अंदर से दरवाजा बंद कर देती है, तो गांगते उसे यहाँ रहने देने के लिए नहीं मान जाता, इसीलिए गांगते को मानना ही पड़ता है। पर मुनियोंग तो उसे सारी रात परेशान ही कर देती है। रियल रात घर पे थी नहीं। सुबह जूरी गांगते से मिलने ऊपर आती है तो वो बाहर मुनियोंग को देखती है, इसने गांगते के कपड़े पहने हुए थे। जूरी पूछती है तुम इस वक्त यहाँ कैसे? मुनियोंग कहती है मैं इस वक्त गांगते के कपड़े पहनकर यहाँ हूँ, मतलब समझ ही सकती हूँ मैं रात को यहीं रुकी थी। जिसके बाद तो दोनों में गांगते को लेकर बहस ही छिड़ जाती है। एक टाइम पे जूरी मुनियोंग को थप्पड़ मार देती है, फिर तो उनकी फाइट शुरू हो जाती है। गांगते आता है, मुनियोंग का नाम चिल्लाकर उसे छोड़ने के लिए कहता है। अब उसकी आवाज सुनकर जेसू, सांगते और जूरी की मॉम भी ऊपर आ जाते हैं, तो गांगते मुनियोंग को बाहर ले आता है। मुनियोंग तो गांगते पे गुस्सा करने लग जाती है कि तुमने उसका साइड क्यों लिया, तुमने सिर्फ मेरा नाम लेकर मुझ पे गुस्सा किया जबकि उसने मुझे पहले मारा। और गांगते उसे टैक्सी के पैसे देकर जाने के लिए कहता है। इधर जूरी तो रोने ही लग गई थी, अपनी मॉम को बताती है कि गांगते ने फिर से मुनियोंग की साइड ली, उसने अपने कपड़े पहनने को दिए, अपने रूम में भी सोने को दिया। ये सब बताकर वो तो बहुत दुखी थी, पर वो हिम्मत करके गांगते को अपने दिल की फीलिंग्स बताती है। पर गांगते उसे इनडायरेक्टली मना ही कर देता है क्योंकि वो उसे सिर्फ अपनी अच्छी दोस्त मानता है। लेकिन इन दोनों को साथ में मुनियोंग देख लेती है, इससे तो उसे और गुस्सा आता है। अगले दिन मैनेजर ली मुनियोंग से मिलने आता है, जहाँ उसे अपनी कंपनी की बुरी हालत के बारे में बताता है। मुनियोंग वापस तो नहीं चलेगी, इसीलिए वो कम से कम एक नई स्टोरी पे काम करने के लिए कहता है। अगले दिन मुनियोंग हॉस्पिटल आती है। गांगते की पेंटिंग देखकर वो उसे अपने साथ अपने हवेली ले आती है और उसे अपने नए बुक के लिए ड्राइंग करने का ऑफर देती है, जिसके बदले वो उसे बहुत पैसे भी पे करेगी। पर इसके लिए एक शर्त है कि उसे यहाँ रहकर काम करना पड़ेगा। ये सुन सांगते तो बहुत खुश हो जाता है। मुनियोंग ने इसका एक कॉन्ट्रैक्ट भी बना लिया था। इसमें सांगते थोड़ा सा चेंजेस करता है कि उसे बहुत पैसे नहीं चाहिए, बस एक कैरावन कार चाहिए। इसके लिए मुनियोंग मान जाती है। इधर गांगते जब अपने भाई को ढूंढ रहा था तो एक नर्स बताती है कि मैंने उसे मिस मुनियोंग के साथ जाते हुए देखा था। इसलिए गांगते मुनियोंग को कॉल लगाता है, उससे पूछता है कि मेरा भाई कहाँ है। मुनियोंग बताती है कि वो मेरे साथ है, मेरी हवेली में, अगर तुम्हें उसे मिलना है तो यहाँ आ जाओ। गांगते कहता है ठीक है मैं आता हूँ। मुनियोंग पूछते क्या तुम्हें यहाँ का एड्रेस पता है? गांगते कहता है हाँ मुझे पता है, मैं वहाँ पहले भी एक बार जा चुका हूँ। मुनियोंग कहती है मतलब तुम मुझे जानते थे? गांगते कहता है कि तुम्हें पहली बार देखकर ही मैं पहचान गया था। तो गांगते मुनियोंग की हवेली जाने के लिए निकलता है। तब तक हमें इनका एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। बचपन में गांगते एक बार फूल लेकर मुनियोंग की हवेली के बाहर आ गया था। तब मुनियोंग उसे देखकर बहुत खुश हुई थी और उससे मिलने आ रही थी, लेकिन उसकी मॉम ने उसे रोक लिया क्योंकि उनको मुनियोंग का बाहर किसी से भी मिलना पसंद नहीं था। इसीलिए मुनियोंग बाहर आई यानी गांगते से फूल लेकर उन्हें पैरों से कुचल दिया और उसे यहाँ से निकल जाने के लिए कहा क्योंकि उसकी मॉम ने उसे ऐसा करने के लिए कहा था। कमिंग बैक टू द प्रेजेंट, गांगते हवेली में पहुंच जाता है। ठीक पहली बार की तरह मुनियोंग बालकनी में खड़े होकर उसका इंतजार कर रही थी। गांगते आता है तो मुनियोंग कहती कि अब तक तुम नाटक कर रहे थे, मुझे पहले तुमने बताया क्यों नहीं? गांगते कहता है कि मैं तुमसे भागना चाहता था क्योंकि बचपन में तुमने मेरी जान बचाई थी, पर मैं एक डरपोक की तरह भाग गया। थैंक यू उस दिन मेरी जान बचाने के लिए, एंड आई एम सॉरी तुम्हें पसंद करता था फिर भी तुमसे भागने के लिए, पर अब मेरे भाई के सिवा मेरे पास और किसी के लिए टाइम नहीं है। मुनियोंग उसे रोककर कहती कि तुम अपने भाई की केयर कर सकते हो पर मेरी क्यों नहीं? जिसपे गांगते कहता है कि क्योंकि मैं दूसरों के लिए जीते जीते थक चुका हूँ। मुनियोंग उसे रोकने जाती है, कहती कि मैंने तुम्हारी जान बचाई है इसलिए तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, तुम सिर्फ मेरे हो। ये बोलने के चक्कर में वो सीढ़ियों से गिरने वाली होती है, पर गांगते उसे होल्ड कर लेता है और उसे डांटते हुए कहता है कि क्या तुम मरना चाहती हो, अपना ध्यान नहीं रख सकती? मुनियोंग कहती है मत जाओ, हम साथ में रह सकते हैं। तभी सांगते आता है तो गांगते उसे घर चलने के लिए कहता है। सांगते उसे वो कॉन्ट्रैक्ट दिखाते हुए कहता है कि अब से यही घर है, मैं यहीं रहूंगा, मिस मुनियोंग ने मुझे काम पे रखा है। मुनियोंग कहती है मैंने कहा था ना कि तुम अब मुझसे नहीं भाग सकते। गांगते सांगते से वो कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए कहता है। सांगते कहता है ये कॉन्ट्रैक्ट मेरा है इसलिए मैं नहीं दूंगा, यहाँ मैं काम करूंगा। तो गांगते चिल्लाकर कहता है कि ये हमारा घर नहीं है और उसे कॉन्ट्रैक्ट छीन कर फाड़ देता है। इससे सांगते तो गुस्सा होकर उसे मारने ही लग जाता है और उसे मारते हुए कहता है कि ये मेरा है, इसमें तुम्हारा हक नहीं है, मैं सिर्फ मेरा हूँ। तो मुनियोंग आकर उसे रोकती है और उसे अंदर भेज देती है। तो गांगते दुखी होकर यहाँ से चला जाता है। जाते हुए वो अपने बचपन के एक दिन को याद करता है जिस दिन उसकी मॉम ने उसे डांट कर मारा था क्योंकि उसने सांगते को अकेला छोड़ दिया था। तब उसने गुस्से में कह दिया था कि मैं सिर्फ मेरा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरा बड़ा भाई मर जाए। ये बोलकर वो भाग गया था, पर सांगते उसके पीछे उसका रेड बेल्ट देने जाता है। जो देख गांगते को अपने भाई के लिए ऐसा बोलने के लिए बुरा लगता है। तो दोनों भाई बर्फीले तालाब के पास खेलने लग जाते हैं। वहीं दूर से मुनियोंग उन्हें देख रही थी। तभी सांगते का टॉय डायनासोर बर्फीले तालाब के ऊपर चला जाता है। इस बात से अनजान सांगते वहाँ जाकर खुशी से उछलने लगता है, जिससे बर्फ टूटकर वो पानी के अंदर चला जाता है। गांगते ये देखकर पहले तो वहाँ से भाग जाता है। गांगते उसे मदद के लिए बुलाने लग जाता है, जिससे फिर गांगते वापस आकर अपने भाई को बचाने के लिए पानी में कूद जाता है और उसे ऊपर उठा देता है। पर पानी इतना ज्यादा ठंडा था, गांगते बिना उसकी मदद किए कांपते हुए चला जाता है। तब मुनियोंग ने आकर गांगते को बचाया था। गांगते घर आकर उस फटे हुए कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ने लगता है, यहाँ पे मुनियोंग ने लिखा था कि वो ड्राइंग करने के बदले सांगते को बहुत पैसे देगी। उसे सांगते ने काट कर लिखा था कि मुझे पैसे नहीं बल्कि एक कैंपिंग कार चाहिए क्योंकि मेरे भाई को घर बदलना पसंद नहीं है। गांगते काफी इमोशनल होता है और सांगते को सपोर्ट करने का डिसाइड करता है क्योंकि वो ये काम सच में करना चाहता था।
अगली सुबह मैनेजर ली फिर से मुनियोंग के घर पहुंच जाता है तो मुनियोंग उसे सांगते से इंट्रोड्यूस करती है और बताती है कि ये आज से मेरे लिए मेरी बुक्स में ड्राइंग करेगा। मैनेजर कहता है कि तुम अपना ध्यान नहीं रख सकती तो फिर सांगते का ख्याल कैसे रखोगी। अभी गांगते पहुंच जाता है तो मुनियोंग कहती है कि हम दोनों का ख्याल रखने वाला आ गया, इसीलिए वो मैनेजर को यहाँ से भगा देती है। इधर जूरी को जब पता चलता है कि गांगते मुनियोंग के घर पे शिफ्ट कर गया है वो तो गुस्से में मुनियोंग को गाली देने लग जाती है। इधर गांगते भी कुछ कंडीशन रखता है कि अगर सांगते ने यहाँ रहने से मना कर दिया तो वो उसे लेकर चला जाएगा और मुनियोंग इज्जत के साथ सांगते से पेश आएगी। मुनियोंग उसकी दोनों कंडीशन मान लेती है। फिर उन्हें उनका रूम दिखाने जाती है। घर तो बहुत बड़ा था पर 20 साल से बंद रहने की वजह से बहुत धूल जमी हुई थी, इसलिए दोनों भाई मिलकर पूरे हवेली की साफ सफाई कर देते हैं। गांगते सुबह सभी के लिए खाना भी बनाता है। इसके बाद तीनों साथ में ही हॉस्पिटल जाते हैं सांगते की तितलियों का डर भगाने के लिए। डायरेक्टर उसकी पेंटिंग देकर कहते हैं तुम्हारी पेंटिंग में कुछ तो मिसिंग लग रहा है, एक बटरफ्लाई बना दोगे तो और अच्छा लगेगा, पर सांगते इसके लिए मना कर देता है। इधर मुनियोंग को एक पेशेंट अपनी बेटी कहकर बुलाने लगती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, क्या तुम मुझे भूल गई। जो सुन मुनियोंग पहले तो थोड़ा डर जाती है और जब उसे पता चलता है कि उन्हें गलतफहमी हुई है तो वो उन्हें गुस्से में कहती है कि तुम मेरी माँ नहीं हो सकती क्योंकि वो मर चुकी है। जो सुन इस लेडी को याद आ जाता है कि उनकी बेटी एक्सीडेंट में मर चुकी है, जिससे वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। इस इंसिडेंट की वजह से मुनियोंग को फिर से अपनी माँ का सपना आता है जो उसे सपने में कहती है कि तुम्हें जिससे भी प्यार होगा मैं उसे भी मार डालूंगी। जो देख मुनियोंग तो डर के मारे रोने लग जाती है। आवाज सुनकर गांगते भाग कर आता है, उसे गले लगाता है और उसे शांत करने की कोशिश करता है। और मुनियोंग जो बहुत डरी हुई थी उसे कहती है कि तुम चले जाओ वरना वो तुम्हें भी मार डालेगी। पर गांगते उसे गले लगाकर कहता है कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगली सुबह मुनियोंग अपने पास्ट को याद करती है। इससे हमें पता चलता है कि मुनियोंग की मॉम हमेशा उसे कंट्रोल किया करती थी। वो मुनियोंग को कुछ भी उसके पसंद का करने नहीं देती थी। उसे छोटे बाल पसंद थे। मुनियोंग की मॉम उसके बाल काटने नहीं देती थी क्योंकि बड़े बालों में वो उनकी तरह दिखती थी। वो कहती है कि तुम मेरी एक आर्ट हो जिसे तुम चाहो भी तो बिगाड़ नहीं सकती। ये सब याद करके मुनियोंग गुस्से में अपने बाल काटने जाती है लेकिन उसकी हिम्मत ही नहीं होती। तभी मैनेजर ली यहाँ पे आ जाता है और उसकी कंडीशन देखकर समझ जाता है मुनियोंग की हालत बहुत बिगड़ रही है, इसीलिए वो उसके कुछ सामान पैक करके उसे यहाँ से ले जाने लगता है। मुनियोंग नहीं जाना चाहती थी पर मैनेजर उसे यहाँ ऐसे नहीं रहने दे सकता था, इसलिए जबरदस्ती उसे ले जाने लगता है। तभी गांगते वहाँ पे आ जाता है और मैनेजर को पीछे हटाकर कहता है कि अगर मुनियोंग नहीं जाना चाहती तो तुम उसे यहाँ से नहीं ले जा सकते और मैं ऐसा होने भी नहीं दूंगा। जिसमें मुनियोंग तो बहुत खुश हो जाती है, उनसे कहती है कि इसे बाहर निकाल दो। तो गांगते मैनेजर को बाहर निकाल देता है। मुनियोंग का मूड ठीक नहीं था इसीलिए गांगते उसे बाहर घुमाने ले जाता है। गांगते के साथ टाइम स्पेंड करके मुनियोंग बहुत खुश होती है। इसी बीच मुनियोंग उसे अचानक पूछती है कि क्या तुम कभी किसी लड़की के साथ सोए हो। सुन गांगते तो शॉक्ड हो जाता है। दोनों शाम तक बहुत सी जगह घूमते हैं। गांगते को जूरी का कॉल आता है पर मुनियोंग उसका फोन छीन लेती है, खुद कॉल उठाती है। जूरी पूछती है गांगते कहाँ, वो आज हॉस्पिटल क्यों नहीं आया। मुनियोंग उसे कह देती कि आज गांगते मुझे घुमाने लाया था, इसी वजह से उसने छुट्टी ली थी। जो सुन जूरी को तो बुरा लगता है। इधर मुनियोंग गांगते से पूछती कि क्या आज ये हमारी पहली डेट थी या तुम सिर्फ मुझसे फ्लर्ट कर रहे हो। गांगते कहता है ऐसा कुछ नहीं है, इतने टाइम से मैं तुम्हें अवॉइड करने की कोशिश कर रहा था पर अवॉइड नहीं करना चाहता, मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। जिससे मुनियोंग खुश होती है। इधर मैनेजर ड्रिंक करने बैठ गया था और मुनियोंग को बुरा भला कह रहा था, वहीं उसी के पीछे जूरी भी ड्रिंक कर रही थी। मुनियोंग और गांगते के बारे में सोचकर ही मैनेजर ली उसे देखता है तो उसे बात करने जाता है। जैसे ही जूरी को पता चलता है कि ये मुनियोंग का मैनेजर है तो उसे खींच कर एक थप्पड़ लगा देती है। अगले दिन गांगते डायरेक्टर से मुनियोंग की मॉम के बारे में पूछने आता है क्योंकि मुनियोंग के बुरे सपने में उसकी मॉम ही आती है जिससे वो इतना डरती है। ये बात उसे मुनियोंग ने बताया था। डायरेक्टर बताते हैं कि जहाँ तक मुझे पता है मुनियोंग की मॉम भी एक फेमस राइटर हुआ करती थी जो मर्डर मिस्ट्री हॉरर टाइप के बुक्स लिखती थी। तो सीरीज के आखिरी बुक को लिखने के बाद ही वो अचानक गायब हो गई। किसी ने उसके बाद से उन्हें कभी नहीं देखा। 5 साल तक उन्हें ढूंढा गया पर नहीं मिली, इसलिए उन्हें मरा हुआ घोषित कर दिया गया। ज्यादातर लोग तो यही कहते हैं कि मुनियोंग के डैड ने ही उसकी मॉम को मारा है। इसके बाद बहुत से रूमर्स फैले, सच क्या है ये किसी को नहीं पता। गांगते रात को थोड़ा लेट से घर आता है तो मुनियोंग उसे नाराज होती है क्योंकि वो उसके साथ खाना खाने के लिए वेट कर रही थी। इसके लिए गांगते उसे सॉरी कहता है और अपनी आंखें बंद करने के लिए कहता है। मुनियोंग सोच रही थी कि वो उसे किस करेगा पर गांगते तो उसके लिए एक ड्रीम कैचर लाया था जिसे उसने अपने भाई के लिए बनाया था पर ये उसके कोई काम नहीं आया। गांगते बताता है कि उनकी मॉम के गुजरने के बाद वो अपने भाई के लिए कुछ भी नहीं कर सका, सिर्फ ये ड्रीम कैचर बना था पर ये भी उसके कोई काम नहीं आया, इसलिए वो थोड़ा सैड होता है। तो मुनियोंग कहती कि मैं इसे रखूंगी। देन गांगते अपने भाई को जाकर कहता कि कल मैं तुम्हें वही रेस्टोरेंट ले जाऊंगा जहाँ मॉम हम दोनों को हमेशा ले जाती थी क्योंकि तुम्हें वहाँ का खाना बहुत पसंद था। पर गांगते उसे बताता है कि नहीं, मुझे वहाँ का खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था बल्कि तुम्हें वहाँ का खाना अच्छा लगता था, इसीलिए मॉम हमेशा हम दोनों को वहाँ ले जाती थी। जो सुन गांगते को बहुत बुरा लगता है क्योंकि अब तक वो यही सोचता था कि उसकी मॉम उसे प्यार नहीं करती, उसकी चिंता नहीं करती थी। पर मॉम तो दोनों भाइयों को बराबर प्यार करती थी और दोनों की केयर करती थी। पर क्योंकि सांगते दूसरे बच्चों की तरह नॉर्मल नहीं था इसलिए उन्हें सांगते की फिक्र ज्यादा रहती थी। सांगते अपनी मॉम को इतने सालों से गलत समझने के लिए बहुत रोता है तो सांगते उसे कंसोल करता है। अगले दिन जब मुनियोंग हॉस्पिटल पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि उसके लिटरेचर क्लास को बंद कर दिया गया है क्योंकि पिछली बार उसकी वजह से उस पेशेंट की हालत खराब हो गई थी जो उसे अपनी बेटी समझ रही थी। मुनियोंग गुस्से में डायरेक्टर को ढूंढने लग जाती है। तभी उसे वो पेशेंट मिल जाती है तो वो मुनियोंग से माफी मांगती है पर मुनियोंग तो उसे गुस्से में डांटने लगती है कि तुम्हारी वजह से मेरी जॉब चली गई, तुम इसकी भरपाई कैसे करोगी। तभी उस लेडी का शॉल नीचे गिर जाता है जिसे वो लेडी बहुत ध्यान से देख रही थी। तो मुनियोंग उस शॉल को उठा लेती है और कहती है कि मेरी माफी के बदले मुझे ये शॉल चाहिए। तो वो लेडी बहुत सोचकर वो शॉल दे देती है। इसे लेकर मुनियोंग चली जाती है। तो वो लेडी गांगते से कहती कि अब मैं आजाद हो गई हूँ अपने गिल्ट से, क्योंकि अब तक वो गिल्ट में थी कि उनकी वजह से ही उनकी बेटी की जान गई है और मरने से पहले ये शॉल उनकी बेटी ने ही उन्हें दिया था। गांगते मुनियोंग के पास आकर कहता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुमने अनजाने में ही उस लेडी को अपने गिल्ट से आजाद कर दिया। जो सुन मुनियोंग बहुत खुश होती है और अब वो भी अपनी मॉम के डर से
से अपने आप को आजाद करने के लिए घर आकर अपने बाल काट देती है, जो कि अब तक वो अपनी मॉम की डर की वजह से नहीं काट पाती थी। पर फाइनली हिम्मत करके वो अपनी मॉम के खिलाफ चली गई। गांगते जब घर आता है तो वो बहुत खुश होकर उसे अपने बाल दिखाती है, लेकिन वो सही से बाल नहीं काट पाई थी, इसीलिए गांगते उसके बालों को प्रॉपर शेप एंड साइज में कर देता है, जिससे मुन्योंग बहुत ज्यादा खुश होती है और गांगते से पूछती कि वो कैसी लग रही है। गांगते कहता है बहुत ब्यूटीफुल। अगले दिन जब सांगते मुन्योंग को छोटे बालों में देखता है, उसे तो ये बिल्कुल पसंद नहीं आता, क्योंकि उसे मुन्योंग बड़े बालों में ही अच्छी लगती थी। जोसन मुन्योंग को तो बड़ा गुस्सा आता है। फिर जब दोनों एक कैफे गए होते हैं, वहाँ मुन्योंग का एक फैन उसका ऑटोग्राफ और साथ में एक सेल्फी लेने की बात करता है। मुन्योंग मान जाती है गांगते को उनकी फोटो खींचने के लिए कहती है। अब उस बंदे को मुन्योंग के इतने क्लोज देखकर गांगते को तो बहुत जेलसी होती है, जो देख मुन्योंग तो जानबूझकर गांगते को और फोटोज क्लिक करने के लिए कहती है। फैन के जाने के बाद मुन्योंग उससे पूछते कि क्या तुम जेलस हो रहे थे, और गांगते कहता है नहीं तो मैं क्यों जेलस होऊंगा। ये सब बोलकर वो हॉस्पिटल जाने लगता है, लेकिन वो तो सच में बहुत जेलस था, जो मुन्योंग भी जानती थी। इधर मुन्योंग के डैड को हॉस्पिटल में एक गाना सुनाई देता है, जो कि अक्सर उनकी वाइफ गाया करती थी, इसलिए उन्हें लगने लगता है कि उनकी वाइफ यहीं कहीं है। वो ये बात डायरेक्टर को भी बताते हैं। तो डायरेक्टर सीसीटीवी में देखने लगते हैं कि मुन्योंग के डैड के रूम के आसपास कौन कौन सबसे ज्यादा जाते हैं। हॉस्पिटल के स्टाफ के अलावा सिर्फ ओरिन नाम की एक पेशेंट सबसे ज्यादा बार उनके आसपास देखी जाती है, इसीलिए डायरेक्टर को डाउट होता है कि कहीं उन्होंने ही तो वो गाना नहीं गाया है। उनसे पूछने पर तो वो साफ मना कर देती है। इधर घर पे सांगते मुन्योंग के पास वो ड्रीम कैचर देख लेता है, तो दोनों ही वो मेरा है कहकर बहस करने लग जाते हैं। इसी छीना झपटी में वो ड्रीम कैचर फट जाता है, जिससे तो सांगते को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और फिर इनकी घमासान फाइट शुरू हो जाती है। कुछ देर में गांगते घर आता है तो उन्हें लड़ता देखकर हैरान होता है, लेकिन ये दोनों लड़ना बंद ही नहीं कर रहे थे, इसीलिए गांगते चिल्लाकर उन दोनों को एक दूसरे के बाल छोड़ने के लिए कहता है। तो दोनों गुस्से में अपने अपने रूम में चले जाते हैं। देन गांगते सांगते को समझाने आता है कि इस ड्रीम कैचर की जरूरत मुन्योंग को ज्यादा है, क्योंकि इससे उसे बुरे सपने नहीं आते, इसीलिए सांगते उसे ये देने के लिए मान जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें उसके साथ शेयर नहीं करूंगा। तो गांगते उस ड्रीम कैचर को फिर से सीलने लगता है। मुन्योंग आती है तो उसे बताता है कि गांगते ये तुम्हें देने के लिए मान गया है। तो मुन्योंग का गुस्सा थोड़ा शांत होता है। देन मुन्योंग फिर से उसे आज उसके जेलसी के बारे में याद दिलाकर उसे टीज करने लगती है। देन वो गांगते के गोदी में ही सर रख के सो जाती है। नाइट कैचर को बनाने के बाद गांगते उसे अच्छे से सुला देता है। फिर अगले दिन तीनों हॉस्पिटल पहुंचते हैं, क्योंकि पेशेंट्स की डिमांड पे मुन्योंग की क्लास फिर से शुरू हो गई थी। गांगते तो अब हर वक्त बस मुन्योंग के बारे में ही सोच रहा था, क्योंकि अब उसे रियलाइज हो चुका था कि वो मुन्योंग को पसंद करता है। क्लास खत्म करने के बाद मुन्योंग जब विजिटिंग एरिया में आती है, वहीं एक पेशेंट का पति आकर उस पर गुस्सा करके उसे मारने ही जा रहा था कि तभी मुन्योंग उसे एक कैन फेंक कर मारती है। कि तभी वो आदमी गुस्से में आकर मुन्योंग को खींच कर एक थप्पड़ मार देता है, जिसे दूर से गांगते देख लेता है, जिससे उसे बहुत गुस्सा आता है। वो आकर उस आदमी को खींच कर एक मुक्का मारता है। इवन गुस्से में तो वो उसे और मारने जा रहा था, पर दूसरे स्टाफ आकर उसे रोक लेते हैं और इस इंसिडेंट की वजह से गांगते को कुछ दिन के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है। और वो इससे खुश होता है, क्योंकि उसने इस बार अपने इमोशंस को नहीं छुपाया, उसने वही किया जो उसके दिल ने चाहा। इसीलिए वो बहुत खुश होकर मुन्योंग के पास आता है, उसे बताता है कि मुझे सस्पेंड कर दिया गया, चलो कहीं ट्रिप पे जाते हैं बस हम दोनों। ने कहा था ना कि जब मैं चाहूंगा तब तुम मुझे अपने साथ ले जाओगी। मुन्योंग भी खुशी खुशी मान जाती है। दोनों डिसाइड ही कर रहे थे कि उन्हें कहाँ जाना चाहिए। अभी गांगते कहता है कि मैं सिर्फ दिन के वक्त जा सकता हूँ, क्योंकि फिर मुझे सांगते का भी तो ख्याल रखना है। जो सुन मुन्योंग तो गुस्सा हो जाती है, पर आखिरकार गांगते मान ही जाता है और दोनों डिसाइड करते हैं कि एक दिन के लिए वो लोग ट्रिप पे जाएंगे और सांगते का ख्याल जेसु रख लेगा। ये सुनकर मुन्योंग बहुत खुश होती है। देन माहौल थोड़ा रोमांटिक बन जाता है। दोनों किस करने जा रहे थे, लेकिन तभी जंगल से हिरन की आवाज आती है, जिससे गांगते तो शर्मा के चला जाता है और मुन्योंग उस हिरन को गाली देने लगती है। तो अगले दिन दोनों रेडी होकर ट्रिप के लिए निकल जाते हैं। तो दोनों बहुत सारी जगह घूमते हैं, एंजॉय करते हैं। इन मोमेंट्स को याद रखने के लिए साथ में फोटोज खींचते हैं। मुन्योंग को हाइट से डर लगता था, तो गांगते उसे टीज करने के लिए हवे में लटके ब्रिज के पार जाने लगता है। वहीं मुन्योंग तो डर के मारे बहुत धीरे धीरे से आगे बढ़ रही थी। इस तरह दोनों बहुत एंजॉय करते हैं। इधर मिस्टर ली के रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसीलिए वो जूरी के घर पे रहने के लिए ही आ जाते हैं, जहाँ सब लोग साथ में बैठकर खाना खाते हैं। वहीं मिस्टर ली तो सबके सामने ही जूरी से फ्लर्ट कर रहा था, क्योंकि वो जूरी को पसंद करने लगा था। इधर गांगते मुन्योंग से पूछता है कि आखिर उसके और जूरी के बीच क्या हुआ था। तो मुन्योंग बताती है कि बचपन में वो दोनों सेम स्कूल में साथ पढ़ती थी और जूरी को सारे बच्चे बुली करते थे, पर क्योंकि सारे बच्चे मुन्योंग से डरते थे, इस तरह अनजाने में एक दिन जूरी की एक दिन उसने उन बुली गैंग से हेल्प की थी। तब से दोनों दोस्त बन गए थे। उसकी वजह से मुन्योंग कभी अकेला फील नहीं करती थी और जूरी को दूसरे बच्चे बुली भी नहीं करते थे। पर जूरी को दूसरे बच्चों के साथ खेलता हुआ देखकर मुन्योंग को अच्छा नहीं लगा, इसलिए उसने दूसरे बच्चों को डरा दिया। तो वो बच्चे भी जूरी को अवॉइड करने लगे, इसीलिए जूरी ने उससे दोस्ती तोड़ दी। कमिंग बैक टू प्रेजेंट, गांगते उससे कहता है कि तुम्हें उससे फिर से दोस्ती कर लेनी चाहिए। मुन्योंग कहती है अब उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मेरे पास एक बेस्ट फ्रेंड है और तुम भी तो हो। देन दोनों सोने जाते हैं। गांगते ने ड्रिंक कर लिया था, इसीलिए वो बहुत स्माइल कर रहा था। मुन्योंग कहती है कि तुम हंसते हुए कितने अच्छे लगते हो। गांगते बताता है कि उसे आज मुन्योंग के साथ बहुत ही अच्छा लगा। अब ये लोग जहाँ ठहरे थे वहीं पे इनके हॉस्पिटल से भागे हुए दो लवर्स मिल गए थे, जो कि भागना चाहते थे, पर गांगते ने उन्हें समझाया कि पहले उन्हें अपना ट्रीटमेंट कंप्लीट करना चाहिए, फिर डिस्चार्ज होने के बाद दोनों साथ में रह सकते हैं। तो गांगते मुन्योंग से दूसरे रूम में जाकर सोने के लिए कहता है, पर मुन्योंग तो उसके साथ ही सोना चाहती थी, तो दोनों साथ में ही सो जाते हैं। सुबह मुन्योंग उठती है तो आसपास गांगते को ना देखकर थोड़ा घबरा जाती है, इसलिए उसे बाहर ढूंढने जाती है। तभी गांगते सामने से फूल लेकर आता है और मुन्योंग से कहता है कि बचपन में तो तुम्हें फूल नहीं दे पाया था। ये बोलकर वो मुन्योंग को किस करता है। देन वो दोनों उन लवर्स को लेकर हॉस्पिटल वापस आते हैं। क्योंकि मुन्योंग और गांगते साथ में ही सोए थे, इसलिए ये लड़का हॉस्पिटल में रूमर फैला देता है कि गांगते और मुन्योंग एक कपल हैं। ये बात और बढ़ चढ़ के हॉस्पिटल में फैल जाती है। आखिर में ये रूमर बन जाता है कि दोनों जल्दी ही शादी करने वाले हैं। ये बात सांगते भी कुछ स्टाफ को बात करता हुआ सुन लेता है और वो समझ जाता है कि गांगते मुन्योंग के साथ घूमने गया
गया था, इसीलिए वो गांगते पे गुस्सा करता है कि तुमने मुझे झूठ बोलकर मोनियोंग के साथ घूमने गए थे। देन उससे पूछते कि तुम मुझसे या मोनियोंग से ज्यादा प्यार करते हो। गांगते कहता है ऑफ कोर्स तुमसे, पर सांगते कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो क्योंकि बचपन में तुम चाहते थे कि मैं मर जाऊं, इसलिए तुमने मुझे बर्फीले पानी में गिराया था और जब मैं डूब रहा था तब तुम भाग गए थे। गांगते उसे समझाना चाहता था पर सांगते तो जोर जोर से चिल्लाकर कहने लगता है कि मेरा भाई गांगते मुझे मारना चाहता था। सुनकर गांगते बहुत ज्यादा रोता है क्योंकि कुछ पल के लिए ही सही उसने चाहा था कि उसका भाई मर जाए, इस बात को वो झुठला नहीं सकता, इसीलिए वो बहुत दुखी होता है। इससे सांगते की तबीयत बिगड़ जाती है, इसलिए उसे कुछ टाइम के लिए एडमिट किया जाता है जहाँ मिस पार्क उसका ख्याल रखती है। इधर गांगते तो बहुत ही ज्यादा गिल्ट में होता है। मोनियोंग उसे चेयर अप करने की कोशिश करती है, गांगते उसे अकेला छोड़ने के लिए कहता है। मोनियोंग उसे कहती है कि उस इंसिडेंट में तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, तुम्हारा भाई खुद गिर गया था पानी में, पर गांगते कहता है कि मैं इसे झुठला नहीं सकता कि मैंने कुछ पल के लिए ही सही पर चाहा था कि मेरा भाई मर जाए, इसलिए मैं उसे वहीं छोड़कर भाग रहा था। तुमने मुझे बचाकर सही नहीं किया, जिस वजह से मुझे ऐसी जिंदगी जीनी पड़ रही है। ये बोलकर वो चला जाता है। सांगते धीरे धीरे ठीक हो रहा था। मिस पार्क से उसकी अच्छी दोस्ती हो गई थी, पर सांगते अभी भी गांगते से बात नहीं कर रहा था, इसलिए गांगते बहुत दुखी था। तो मोनियोंग उससे बात करने आती है, उसे कहती है कि आखिर तुम कब तक अपनी फीलिंग्स छुपाओगे? अपने भाई से तुम्हें सब कुछ क्लियर कर लेना चाहिए। तुम मेरे साथ भी रहना चाहते हो, थोड़ा सा तो अपनी खुशी के बारे में सोचो। आखिर कब तक तुम अपने भाई के साथ बंधे रहना चाहते हो? इस पे गांगते कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मेरा भाई मेरे लिए सब कुछ है, इसलिए शायद हम दोनों के बीच जो कुछ भी है उसे ही खत्म करना सही रहेगा। ये बोलकर वो दुखी होकर जाने लगता है, जिससे मोनियोंग भी बहुत रोती है। डिस्चार्ज होने के बाद सांगते जूरी के घर पे रहने आ जाता है, तो गांगते आकर उससे माफी मांगता है। उस दिन उसे डूबता हुआ छोड़कर भागने के लिए। सांगते जानता था कि उसका भाई उसे कितना प्यार करता है, इसीलिए उसे माफ कर देता है। तो दोनों भाई फिर से यहीं रहने लगते हैं। अगले दिन मोनियोंग के डैड ओरिन पे अटैक कर देते हैं क्योंकि वही वो गाना गुनगुना रही थी जो उनकी वाइफ गाया करती थी, इसीलिए वो ओरिन को मॉन्स्टर बोलकर उसका गला दबाकर मारने की कोशिश करते हैं और गांगते और बाकी स्टाफ आकर उसे छुड़ाते हैं। इस बार ओरिन से पूछने जाती कि आखिर मिस्टर को ने तुम पे अटैक क्यों किया। ओरिन बताती कि वो मुझे मॉन्स्टर बोलकर मारने आ गया, पर असल में ये ओरिन बहुत ही मिस्टीरियस थी। वो हमेशा दूसरे पेशेंट्स को प्रवोक करती थी और बहुत ही अजीब तरह से उनसे बातें करती थी। आज भी उस पे अटैक होने से पहले उसने मोनियोंग के डैड को उसने कहा था कि क्या तुम मुझे फिर से मारना चाहते हो, जो उन्हें लगा कि ये उनकी वाइफ थी, इसीलिए उन्होंने इस पे अटैक किया था। तो गांगते इस बारे में डायरेक्टर से बात करने आता है। डायरेक्टर कहते हैं कि अगर मोनियोंग के डैड को ऐसा फील हो रहा है उनकी वाइफ आस पास ही है, तो हो सकता है शायद उनकी वाइफ जिंदा हो, और ऐसा है तो वो अपनी बेटी और हस्बैंड के पास जरूर आएगी। अब आज मोनियोंग का बर्थडे था और वो घर पे अकेली बोर हो रही थी, तो वो गांगते को बुलाने के लिए मैसेज करती कि आज मेरे लिए बहुत खास दिन है, पर गांगते उसका कोई रिप्लाई नहीं देता, इसलिए वो सांगते को मनाने के लिए जूरी के घर आ जाती है। उसे ये ड्रीम कैचर देकर उसे वापस चलने के लिए कहती है, पर सांगते मना कर देता है, कहता है कि कोई अपने बेस्ट फ्रेंड से झूठ नहीं बोलता, झूठ बोलकर अकेले घूमने नहीं जाते, इसलिए उसे झूठा झूठा बोलकर दरवाजे बंद कर देता है। मोनियोंग सैड होकर घर चली आती है। हॉस्पिटल में ओरिन एक केयर गिवर की सर पे पत्थर मार के भाग गई थी। जाने से पहले उसने उस केयर गिवर को कहा था कि आज उसके लिए बहुत ही खास दिन है। ये बस उनके गांगते घबरा जाता है और मोनियोंग के घर के लिए निकलता है क्योंकि वो जानता था कि आज मोनियोंग का बर्थडे है और उसे डाउट हो रहा था कि कहीं ओरिन ही मोनियोंग की मॉम ना हो। इधर ओरिन मोनियोंग के घर पहुंचकर उसे हैप्पी बर्थडे विश करती है। देन घर के अंदर घूमने लग जाती है और चीजों को देखने और छूने लग जाती है, जो देख मोनियोंग कहती कि मेरी चीजों को कोई और छुए, ये मुझे पसंद नहीं है। ओरिन एक नुकीली चीज उठा लेती है, मोनियोंग उसे वापस लेने के लिए पकड़ती है और ओरिन उस चीज को खींच लेती है, जिससे मोनियोंग का हाथ कट जाता है और उसके हाथ से खून निकलने लगता है। गांगते जब तक यहाँ पहुँचता है ओरिन यहाँ से जा चुकी थी। मोनियोंग को सही सलामत देकर गांगते उसके गले लग जाता है। देन वो ओरिन के बारे में पूछता है, जिसमें मोनियोंग कहती कि क्या तुम उसके लिए आए थे? तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं जानती हूँ, और क्या वो भागी हुई पेशेंट भी अब मुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? क्या तुम्हें मेरी फिक्र नहीं थी? क्या तुमने मुझे थोड़ा सा भी मिस नहीं किया? ये बोलकर वो नाराज हो जाती है। गांगते उसके रूम में जाता है और उसके हाथ पे रुमाल बांध देता है। देन उसे कहता है कि मुझे तुम्हारी फिक्र थी, इसीलिए मैं यहाँ आया। मोनियोंग कहती है झूठ बोल रहे हो। तो गांगते उसे किस कर लेता है। देन उसे मोनियोंग को हैप्पी बर्थडे विश करता है और बताता है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। गांगते की बॉडी बहुत गर्म लग रही थी, पूछने पर बताता है कि मेरी तबीयत खराब है। मोनियोंग उसकी केयर में लग जाती है, जो देख गांगते उसे बताता है कि इससे पहले तक मेरे बीमार होने पर मेरी केयर करने वाला कोई नहीं था, जिसपे मोनियोंग कहती है कि अब से मैं हूँ। देन हमें पता चलता है कि ओरिन तो मोनियोंग के मॉम की क्रेजी फैन थी, जो उनके बुक से इंस्पायर होकर ये सारी हरकतें करती थी। उसे पकड़ने के लिए पुलिस को खबर कर दिया जाता है। अगली सुबह गांगते मोनियोंग को अपने बारे में सब कुछ बताता है कि वो लोग बचपन में यहीं रहते थे, फिर किसी ने उनकी मॉम को मार दिया, जिसे मारते हुए सांगते ने देखा था। तब से ही वो तितलियों से बहुत डरता है, इसीलिए तितलियों के आने से पहले हम बार बार शहर बदलते हैं। सांगते को मेरी जरूरत है, पर मैं तुम्हारे साथ भी रहना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे साथ रहोगी? मोनियोंग हैप्पीली हाँ कहती है। ये सुन गांगते भी खुश होता है। देन उसे कहता है कि इसके लिए तुम्हें सांगते को यकीन दिलाना पड़ेगा कि तुम मुझे उससे दूर नहीं करना चाहती हो, बल्कि हमारे साथ हमारी फैमिली बनकर रहना चाहती हो। मोनियोंग लग जाती है सांगते को मनाने के काम में। सांगते के बनाए ड्राइंग से साथ में एक नई कहानी लिखने का ऑफर देती है, प्यार से बात करती है, लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी जब वो नहीं मान रहा था, मोनियोंग को उस पे गुस्सा आ ही जाता है, जिससे उसका ये प्लान तो फ्लॉप हो जाता है। इधर मिस्टर ली और जूरी भी धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आ रहे थे। सांगते ने हॉस्पिटल में पेंटिंग कंप्लीट कर दी थी, लेकिन डायरेक्टर उसे कहते हैं कि जब तक तुम इस पेंटिंग में एक तितली नहीं बनाते हो, तब तक तुम्हें मैं एक भी पैसा नहीं दूंगा। जिसन सांगते तो गुस्से में घर चला जाता है। गांगते उसे समझाने आता है उसे अब ये बच्चों की तरह हरकतें करना बंद करना होगा और डायरेक्टर से जो प्रॉमिस किया था उसे करना होगा, पर सांगते मान ही नहीं रहा था, तो गांगते उसे जबरदस्ती ले जाने लगता है, जिसे सांगते तो उसके हाथ में काटने लग जाता है। फिर गांगते भी उसे मार के छुड़ाने लगता है। तो सांगते उसे कहता है कि तुमने अपने बड़े भाई पे हाथ कैसे उठाया? गांगते उसे कहता है कि पहले तुमने ही मुझे मारा और मार खाकर दर्द होता है ये तुम्हें अब समझ
समझ आया ना, इसीलिए अब अपनी बचकाने वाली हरकतें बंद करो और एक बड़े भाई की जिम्मेदारी निभाओ। जिसुन सांगते कहता है कि तुमने बड़े भाई पे चिल्लाया और हाथ भी उठाया। ये बोलकर गांगते को मारने जाता है, पर इस बात गांगते अपने आप को नहीं रोकता और दोनों भाई जमकर लड़ते हैं। मुनियोंग को भूख लगी थी, इसीलिए वो गांगते को खाना खाने के लिए बुलाती है। गांगते के चेहरे पर चोट देकर मुनियोंग उसे पूछती कि ये किसने किया। गांगते बताता है कि मेरे भाई ने, पर इस बार मैंने भी उसे मारा है। मुनियोंग कहती है अब तुम मुझसे जाकर बता दो कि तुम मुझसे प्यार करते हो और मेरे बिना नहीं रह सकते। गांगते कहता है मैं ऐसा नहीं कर सकता, पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेगा। मुनियोंग कहती है कम से कम एक बार तो अपनी खुशी के बारे में सोचो, क्या तुम्हारे कोई सपने नहीं है। गांगते कहता है कि मेरे 3 सपने थे, जिनमें से 2 अब पूरे हो चुके हैं। मुनियोंग पूछती है क्या सपने थे। गांगते बताता है कि पहला सपना था मुझे बाहर कहीं घूमने जाना था, जो सपना तुमने पूरा कर दिया, और दूसरा सपना था अपने भाई के साथ लड़ने का, जो आज पूरा हो गया, और तीसरा सपना था उसे हाई स्कूल में दोस्त और गर्लफ्रेंड बनानी थी, जिसके लिए देर हो चुकी है। पर रात को उसे सपना आता है जिसमें वो अपने आप को हाई स्कूल यूनिफॉर्म में पाता है, जहाँ उसके कई सारे दोस्त थे और उसे एक लड़की पसंद भी आ जाती है, जो और कोई नहीं बल्कि मुनियोंग होती है, जिससे वो अपनी फीलिंग्स कन्फेस करता है। ये सपने में देखकर वो बहुत मुस्कुरा रहा था, जिसे सांगते ऐसे मुस्कुराते देखकर बहुत खुश होता है, क्योंकि उसने पहली बार अपने भाई को इतना मुस्कुराता हुआ देखा था और वो बड़बड़ा भी रहा था कि मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। सांगते तो बार बार उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखने लगता है। तो अगले दिन गांगते के फोन करने से पहले सांगते उसे कॉल करता है और पूछता है कि उसने खाना खाया या नहीं। जो सुन गांगते थोड़ा हैरान होता है, क्योंकि हमेशा तो वही सांगते को कॉल करके पूछता था। गांगते ने खाना नहीं खाया था, इसीलिए सांगते उसे खाने के लिए बुलाता है। तो दोनों साथ में रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं और सांगते इसका बिल देता है, जिसके साथ वो गांगते को पॉकेट मनी भी देता है और कहता है कि इसका अच्छे से यूज करना और खत्म हो जाए तो मुझसे मांग लेना, क्योंकि बड़े भाई अपने छोटे भाई को पॉकेट मनी देते हैं। जो देखकर गांगते बहुत इमोशनल होता है, क्योंकि पहली बार उसने बड़े भाई की तरह काम किया था। अभी उनकी साइड की टेबल से मुनियोंग भी उठ जाती है, क्योंकि वो इन्हें फॉलो करते हुए आ गई थी और सांगते से कहती है कि मेरा भी बिल भर दो और मुझे भी पॉकेट मनी चाहिए। सांगते उसे बिना कोई रिप्लाई दिए बाहर चला जाता है। तो मुनियोंग भी उसके पीछे पीछे बाहर जाती है और उसे कहती है कि मैं भी तो अनाथ हूँ, मेरा कोई परिवार नहीं है, मुझे पॉकेट मनी देने वाला कोई बड़ा भाई भी नहीं है। पर सांगते अपना हाथ छुड़ाकर आगे जाने लगता है। तो मुनियोंग चिल्लाकर कहती है कि मुझे भी तुम्हारे जैसा एक बड़ा भाई चाहिए। जो सुनकर भी सांगते सिर्फ अपने भाई को आने के लिए कहता है, लेकिन फिर वो मुनियोंग को भी बुलाता है। दोनों भागकर सांगते के पास चले आते हैं और तीनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के घर आते हैं। तो गांगते और सांगते दोनों फिर से मुनियोंग के घर रहने आ जाते हैं। अगले दिन गांगते की छुट्टी थी, इसलिए वो इनके साथ बाहर जाना चाहता था, लेकिन मुनियोंग और सांगते तो अपने काम में इतने बिजी थे कि दोनों गांगते की बातों को इग्नोर कर देते हैं। इसीलिए वो टाइम पास करने के लिए अपने दोस्त के कैफे में आ जाता है, जहाँ सारी लड़कियां तो गांगते को ही देखे जा रही थी। तो जैसे उनकी फोटो खींचकर मुनियोंग को भेज देता है। ये देखकर मुनियोंग तो गुस्से में फुल स्पीड में कार भगाकर यहाँ पहुंच जाती है और चाकू की नोक पे गांगते को जल्दी से खाना खिलाती है और उन लड़कियों को वार्निंग देकर भगा देती है। फिर थोड़ी देर में कुछ बच्चे आते हैं जो यहाँ पे बहुत शोर करने लगते हैं, जिन्हें देख मुनियोंग कहती है कि मुझे बच्चे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसीलिए मैं हमारा कोई बच्चा पैदा नहीं करूंगी। गांगते कहते हैं पर मुझे तो बच्चे बहुत पसंद है और वैसे भी माँ होना बहुत मुश्किल होता है। मुनियोंग कहती फिर तो मुझे बच्चे बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि फिर मुझे उनसे ही जेलस होना पड़ेगा। जो सुन गांगते तो हंसने लग जाता है। इधर डायरेक्टर सांगते को बहुत ही समझा बुझाकर उसके अंदर से तितलियों का डर थोड़ा सा कम कर देते हैं और सांगते को तितली ड्रॉ करने के लिए मना लेते हैं। इधर मुनियोंग और गांगते सुपरमार्केट आते हैं घर के लिए सामान खरीदने, जहाँ मुनियोंग उसे कहती कि अगर बच्चा तुम्हारे जैसा हुआ फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो चलो हम लोग अपना बच्चा करते हैं। गांगते उसे चुप कराते हुए कहता है कि पब्लिक में ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, पर मुनियोंग तो जिद पे अड़ जाती है कि अब तो मुझे मेरा बच्चा चाहिए। वो जोर से चिल्लाकर कह देती है। तो गांगते उसे जल्दी से कैसे भी समझा बुझाकर घर ले आता है, पर मुनियोंग तो वहाँ भी उसे बच्चे के लिए परेशानी कर देती है। गांगते उसे कैसे भी करके समझा बुझाकर सुला देता है। देन वो नीचे आकर थोड़ी साफ सफाई करने लगता है। अभी वो टेबल पर एक लेटर देखता है, जिसके अंदर एक कागज के साथ एक तितली थी और उसमें लिखा हुआ था कि मैं जल्दी ही तुम्हारे लिए आ रही हूँ, जो ते गांगते नहीं था, जिसपे मुनियोंग कहती कि अब से मैं हूँ। देन हमें पता चलता है कि ओरिन तो मुनियोंग के मॉम की क्रेजी फैन थी, जो उनके बुक से इंस्पायर होकर ये सारी हरकतें करती थी। उसे पकड़ने के लिए पुलिस को खबर कर दिया जाता है। अगली सुबह गांगते मुनियोंग को अपने बारे में सब कुछ बताता है कि वो लोग बचपन में यहीं रहते थे, फिर किसी ने उनकी मॉम को मार दिया, जिसे मारते हुए सांगते ने देखा था। तब से ही वो तितलियों से बहुत डरता है, इसीलिए तितलियों के आने से पहले हम बार बार शहर बदलते हैं। सांगते को मेरी जरूरत है, पर मैं तुम्हारे साथ भी रहना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे साथ रहोगी। मुनियोंग हैप्पीली हाँ कहती है। ये सुन गांगते भी खुश होता है। देन उसे कहता है कि इसके लिए तुम्हें सांगते को यकीन दिलाना पड़ेगा कि तुम मुझे उससे दूर नहीं करना चाहती हो, बल्कि हमारे साथ हमारी फैमिली बनकर रहना चाहती हो। मुनियोंग लग जाती है सांगते को मनाने के काम में। सांगते के बनाए ड्राइंग से साथ में एक नई कहानी लिखने का ऑफर देती है, घर से बात करती है, लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी जब वो नहीं मान रहा था, मुनियोंग को उस पर गुस्सा आ ही जाता है, जिससे उसका ये प्लान तो फ्लॉप हो जाता है। इधर मिस्टर ली और जूरी भी धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आ रहे थे। सांगते ने हॉस्पिटल में पेंटिंग कंप्लीट कर दी थी, लेकिन डायरेक्टर उसे कहते हैं कि जब तक तुम इस पेंटिंग में एक तितली नहीं बनाते हो, तब तक तुम्हें मैं एक भी पैसा नहीं दूंगा। जो सुन सांगते तो गुस्से में घर चला जाता है। गांगते उसे समझाने आता है उसे अब ये बच्चों की तरह हरकतें करना बंद करना होगा और डायरेक्टर से जो प्रॉमिस किया था उसे करना होगा, पर सांगते मान ही नहीं रहा था। तो गांगते उसे जबरदस्ती ले जाने लगता है, जिसे सांगते तो उसके हाथ में काटने लग जाता है। फिर गांगते भी उसे मार के छुड़ाने लगता है। तो सांगते उसे कहता है कि तुमने अपने बड़े भाई पे हाथ कैसे उठाया। गांगते उसे कहता है कि पहले तुमने ही मुझे मारा और मार खाकर दर्द होता है, ये तुम्हें अब समझ आया ना, इसीलिए अब अपनी बचकाने वाली हरकतें बंद करो और एक बड़े भाई की जिम्मेदारी निभाओ। जिसुन सांगते कहता है कि तुमने बड़े भाई पे चिल्लाया और हाथ भी उठाया। ये बोलकर गांगते को मारने जाता है,
पर इस बात गांगते अपने आप को नहीं रोकता और दोनों भाई जमकर लड़ते हैं। मुनियोंग को भूख लगी थी इसीलिए वो गांगते को खाना खाने के लिए बुलाती है। गांगते के चेहरे पर चोट देकर मुनियोंग उससे पूछती कि ये किसने किया। गांगते बताता है कि मेरे भाई ने, पर इस बार मैंने भी उसे मारा है। मुनियोंग कहती है अब तुम मुझसे जाकर बता ही दो कि तुम मुझसे प्यार करते हो और मेरे बिना नहीं रह सकते। गांगते कहता है मैं ऐसा नहीं कर सकता, पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेगा। मुनियोंग कहती है कम से कम एक बार तो अपनी खुशी के बारे में सोचो, क्या तुम्हारे कोई सपने नहीं है। गांगते कहता है कि मेरे 3 सपने थे जिनमें से 2 अब पूरे हो चुके हैं। मुनियोंग पूछती है क्या सपने थे। गांगते बताता है कि पहला सपना था मुझे बाहर कहीं गए हो चुके हैं। मुनियोंग पूछती है क्या सपने थे। गांगते बताता है कि पहला सपना था मुझे बाहर कहीं घूमने जाना था, जो सपना तुमने पूरा कर दिया, और दूसरा सपना था अपने भाई के साथ लड़ने का, जो आज पूरा हो गया, और तीसरा सपना था उसे हाई स्कूल में दोस्त और गर्लफ्रेंड बनानी थी जिसके लिए देर हो चुकी है। पर रात को उसे सपना आता है जिसमें वो अपने आप को हाई स्कूल यूनिफॉर्म में पाता है जहाँ उसके कई सारे दोस्त थे और उसे एक लड़की पसंद भी आ जाती है जो और कोई नहीं बल्कि मुनियोंग होती है, जिससे वो अपनी फीलिंग्स कन्फेस करता है। ये सपने में देखकर वो बहुत मुस्कुरा रहा था, जिसे सांगते ऐसे मुस्कुराते देखकर बहुत खुश होता है क्योंकि उसने पहली बार अपने भाई को इतना मुस्कुराता हुआ देखा था और वो बड़बड़ा भी रहा था कि मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। सांगते तो बार बार उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखने लगता है। तो अगले दिन गांगते के फोन करने से पहले सांगते उसे कॉल करता है और पूछता है कि उसने खाना खाया या नहीं, जो सुन गांगते थोड़ा हैरान होता है क्योंकि हमेशा तो वही सांगते को कॉल करके पूछता था। गांगते ने खाना नहीं खाया था इसलिए सांगते उसे खाने के लिए बुलाता है। तो दोनों साथ में रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं और सांगते इसका बिल देता है, जिसके साथ वो गांगते को पॉकेट मनी भी देता है और कहता है कि इसका अच्छे से यूज करना और खत्म हो जाए तो मुझसे मांग लेना, क्योंकि बड़े भाई अपने छोटे भाई को पॉकेट मनी देते हैं, जो देखकर गांगते बहुत इमोशनल होता है क्योंकि पहली बार उसने बड़े भाई की तरह काम किया था। अभी उनकी साइड की टेबल से मुनियोंग भी उठ जाती है क्योंकि वो इन्हें फॉलो करते हुए आ गई थी और सांगते से कहती है कि मेरा भी बिल भर दो और मुझे भी पॉकेट मनी चाहिए। सांगते उसे बिना कोई रिप्लाई दिए बाहर चला जाता है तो मुनियोंग भी उसके पीछे पीछे बाहर जाती है और उसे कहती है कि मैं भी तो अनाथ हूँ, मेरा कोई परिवार नहीं है, मुझे पॉकेट मनी देने वाला कोई बड़ा भाई भी नहीं है। पर सांगते अपना हाथ छुड़ाकर आगे जाने लगता है तो मुनियोंग चिल्लाकर कहती है कि मुझे भी तुम्हारे जैसा एक बड़ा भाई चाहिए, जो सुनकर भी सांगते सिर्फ अपने भाई को आने के लिए कहता है, लेकिन फिर वो मुनियोंग को भी बुलाता है। दोनों भागकर सांगते के पास चले आते हैं और तीनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के घर आते हैं। तो गांगते और सांगते दोनों फिर से मुनियोंग के घर रहने आ जाते हैं। अगले दिन गांगते की छुट्टी थी इसलिए वो इनके साथ बाहर जाना चाहता था, लेकिन मुनियोंग और सांगते तो अपने काम में इतने बिजी थे कि दोनों गांगते की बातों को इग्नोर कर देते हैं। इसीलिए वो टाइम पास करने के लिए अपने दोस्त के कैफे में आ जाता है जहाँ सारी लड़कियां तो गांगते को ही देखे जा रही थी। तो जैसे उनकी फोटो खींचकर मुनियोंग को भेज देता है। ये देखकर मुनियोंग तो गुस्से में फुल स्पीड में कार भगाकर यहाँ पहुंच जाती है और चाकू की नोक पे गांगते को जल्दी से खाना खिलाती है और उन लड़कियों को वार्निंग देकर भगा देती है। फिर थोड़ी देर में कुछ बच्चे आते हैं जो यहाँ पे बहुत शोर करने लगते हैं, जिन्हें देख मुनियोंग कहती है कि मुझे बच्चे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसीलिए मैं हमारा कोई बच्चा पैदा नहीं करूंगी। गांगते कहता है पर मुझे तो बच्चे बहुत पसंद है और वैसे भी माँ होना बहुत मुश्किल होता है। मुनियोंग कहती फिर तो मुझे बच्चे बिल्कुल नहीं चाहिए क्योंकि फिर मुझे उनसे ही जेलस होना पड़ेगा। जो सुन गांगते तो हंसने लग जाता है। इधर डायरेक्टर सांगते को बहुत ही समझा बुझाकर उसके अंदर से तितलियों का डर थोड़ा सा कम कर देते हैं और सांगते को तितली ड्रॉ करने के लिए मना लेते हैं। इधर मुनियोंग और गांगते सुपरमार्केट आते हैं घर के लिए सामान खरीदने, जहाँ मुनियोंग उसे कहती कि अगर बच्चा तुम्हारे जैसा हुआ फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो चलो हम लोग अपना बच्चा करते हैं। गांगते उसे चुप कराते हुए कहता है कि पब्लिक में ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, पर मुनियोंग तो जिद पे अड़ जाती है कि अब तो मुझे मेरा बच्चा चाहिए। वो जोर से चिल्लाकर कह देती है तो गांगते उसे जल्दी से कैसे भी समझा बुझाकर घर ले आता है और मुनियोंग तो वहाँ भी उसे बच्चे के लिए परेशानी कर देती है। गांगते उसे कैसे भी करके समझा बुझाकर सुला देता है। वो नीचे आकर थोड़ी साफ सफाई करने लगता है। अभी वो टेबल पर एक लेटर देखता है जिसके अंदर एक कागज के साथ एक तितली थी और उसमें लिखा हुआ था कि मैं जल्दी ही तुम्हारे लिए आ रही हूँ। जो देख गांगते को मुनियोंग की फिक्र होने लगती है, इसलिए वो अगले दिन सांगते को लेकर डायरेक्टर के पास जाता है, जहाँ डायरेक्टर उसे उस रात के बारे में बताने के लिए कहता है। इस रात उसकी मॉम का मर्डर हुआ था। सांगते उन्हें बताता है कि वो अपनी मॉम के साथ रात में चलते हुए आ रहा था। अभी उसे एक बिल्ली दिखी थी तो उसे पकड़ने के लिए वो उसके पीछे गया था और वो जैसे ही वापस आया तो देखा किसी औरत ने उसकी मॉम के गर्दन पे चाकू मार दिया था और उसी औरत के कपड़े में एक ब्रोच था जिसमें 2 तितलियां बनी हुई थी। सांगते जिस तरह से 2 तितली वाली ब्रोच का डिस्क्रिप्शन देता है उसे सुनकर गांगते को याद आता है कि उसने मुनियोंग के डैड के रूम में उनकी फैमिली फोटो में मुनियोंग की मॉम के ड्रेस में सेम वही 2 तितलियों वाला ब्रोच देखा था, जिससे वो समझ जाता है कि उस रात उसकी मॉम को मारने वाली मुनियोंग की मॉम थी। जो जानकर वो बहुत ही ज्यादा दुखी होता है। इधर मुनियोंग सांगते से मिलती है तो उसे कहती है क्योंकि अब हम लोग एक फैमिली हैं तो हम तीनों को एक फैमिली फोटो भी खिंचानी चाहिए, जिसके लिए सांगते मान जाता है। देन वो गांगते को इस बारे में कहने जाती है पर गांगते तो जैसे उसे अवॉइड कर रहा था, कहता है मेरी नाइट शिफ्ट है इसीलिए मैं नहीं जा सकता, तुम दोनों चले जाओ। मुनियोंग कहती है नाइट शिफ्ट है मतलब कल तुम्हारी छुट्टी होगी तो फिर कल हम तीनों साथ में फैमिली फोटो खिंचाने जाएंगे। जो सुन गांगते चिल्लाकर उसे जाने के लिए कहता है तो मुनियोंग चली जाती है। गांगते का आज कोई नाइट शिफ्ट नहीं था। वो डायरेक्टर को जाकर बताता है कि शायद मुनियोंग की मॉम ने ही मेरी मॉम को मारा है। डायरेक्टर ये सुनकर शॉक्ड होते हैं तो गांगते उन्हें तितलियों वाले ब्रोच के बारे में बताता है, पर वो इस बारे में मुनियोंग को नहीं बताना चाहता क्योंकि ये जानकर उसे बहुत दुख पहुंचेगा। गांगते घर लौटता है, मुनियोंग के पास बैठ जाता है और उसे ही देखते रहता है। अगले दिन सांगते और मुनियोंग गांगते को साथ में फोटो खिंचाने के लिए बुलाने आते हैं, पर गांगते मना कर देता है, उन दोनों को ही साथ में जाने के लिए कहता है। इससे इन दोनों को भी बहुत बुरा लगता है, इसीलिए दोनों साथ में फोटो खिंचाते हुए बिल्कुल भी खुश नहीं लग रहे थे। लेकिन थोड़ी देर बाद गांगते भी सूट बूट में आ जाता है क्योंकि उसकी मॉम की मौत में मुनियोंग की कोई गलती नहीं थी। तो तीनों साथ में बहुत सारी अच्छी अच्छी फोटोज खिंचाते हैं। देन गांगते मुनियोंग को सॉरी कहता है कल के उसके बिहेवियर
के लिए और उसे प्रॉमिस करता है कि मैं हमेशा हमारी फैमिली को प्रोटेक्ट करूंगा। गांगते ने उसे फैमिली कहा। ये सुनकर मुनियोंग बहुत ज्यादा खुश होती है। इधर मुनियोंग की डैड की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लगती है और अब उनके पास ज्यादा टाइम भी नहीं बचा था। मुनियोंग को इस बारे में बताया जाता है लेकिन उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रात को मिस पार्क मुनियोंग के डैड को चेक करने आती है, जहाँ वो इन्हें अपने गुनाह के बारे में बताते हैं कि इन्होंने ही इनकी वाइफ को मारा है, जिससे 20 साल पहले का फ्लैशबैक शुरू होता है। मुनियोंग की मॉम गांगती की मॉम को मार के वापस आती है। आकर वो गाना गा रही थी। मुनियोंग के डैड ड्रिंक कर रहे थे क्योंकि उन्हें पता चला था कि उन्हें ब्रेन ट्यूमर है। तभी उन्हें न्यूज में एक औरत के मरने की खबर मिलती है। उसके बारे में सुनकर वो समझ जाते हैं कि वो औरत इनके हवेली में ही काम करती थी। तो उस खून के बारे में पूछने पर मुनियोंग की मॉम कहती है कि उसने अपनी लाइन क्रॉस कर दी थी, इसीलिए मुझे उसे मारना पड़ा। ये बोलकर वो एक साइको की तरह हंसने लग गई थी, जो देखकर मुनियोंग के डैड को मुनियोंग की फिक्र हुई। इसीलिए उन्होंने मुनियोंग की मॉम को फर्स्ट फ्लोर से धक्का दे दिया और उन्हें ऐसा करते हुए मुनियोंग ने देख लिया था और इस बारे में किसी को पता ना चले, इसीलिए उन्होंने लाश को नदी में फेंक दिया था। और मुनियोंग के डैड को डर था कि कहीं उनकी बेटी भी अपनी मॉम की तरह मॉन्स्टर ना बन जाए, इसीलिए उन्होंने एक बार बचपन में ही मुनियोंग को मारने की कोशिश की थी, पर वो उसे मार नहीं पाए थे। तब तक गांगते भी आ गया था और उसने सारी बातें सुन ली थी। पर इन सब के लिए मुनियोंग के डैड एक बार मुनियोंग से माफी मांगना चाहते थे ताकि उन्हें कोई रिग्रेट ना रहे, पर मुनियोंग से माफी मांगने से पहले ही उनकी मौत हो जाती है। तो गांगते सांगते और मुनियोंग इनके फ्यूनरल में आते हैं, जहाँ मुनियोंग को अपने डैड के लिए अब बुरा लगता है क्योंकि डैड के साथ उसकी अच्छी मेमोरीज भी थी। कुछ दिन बाद अब सांगते फाइनली उस पेंटिंग में एक तितली ड्रॉ करने वाला था, पर ये तीनों जाकर देखते हैं कि उस पेंटिंग में ऑलरेडी 2 तितलियां बनी हुई थी और ये तितली एग्जैक्टली उसी तरह की थी जो मुनियोंग के मॉम के ब्रोश में था। इसे देखकर सांगते तो पैनिक करने लग जाता है और बताने लग जाता है कि ये वही तितली है जिसने मेरी मॉम को मारा है। ऐसे ही तितली का ब्रोश उस किलर ने पहना हुआ था, उसी औरत ने मेरी मॉम को मारा था। ये सुनकर मुनियोंग शॉक्ड रह जाती है क्योंकि ऐसा ब्रोश तो उसकी मॉम के पास था, इसीलिए वो समझ जाती है कि गांगते की मॉम को उसकी मॉम ने ही मारा था। जो जानकर वो तो रोते हुए बाहर चली जाती है। गांगते उसे समझाने आता है पर मुनियोंग उससे पूछते कि क्या तो ये सब झूठ है, जिस पे गांगते उसे कुछ नहीं कह पाता, इसीलिए मुनियोंग बहुत दुखी होकर चली जाती है। गांगते और डायरेक्टर सीसीटीवी चेक करते हैं। उन्हें पता चलता है कि ये तितली ड्रॉ करने वाली थी मिस पार्क, जिससे गांगते समझ जाता है कि मिस पार्क ही मुनियोंग की मॉम है। तो मुनियोंग की मॉम बच गई थी और उन्होंने सर्जरी कराकर अपने फेस को चेंज कर लिया था। फिर इस हॉस्पिटल में ही काम करने चली आई क्योंकि वो अपने हस्बैंड को तड़प तड़प के दर्द में मरते हुए देखना चाहती थी। तो उनके मरने वाली रात गांगते के जाने के बाद वो वापस मिस्टर को के रूम में आई थी क्योंकि मिस्टर को ने कहा था कि मुनियोंग से माफी मांगने के अलावा उन्हें और कोई रिग्रेट नहीं है। ये बात सुनकर मिस पार्क को गुस्सा आ गया था क्योंकि मिस पार्क ने इन्हें अभी तक इसीलिए जिंदा रखा था कि ये पूरी जिंदगी रिग्रेट करते रहे, पर अब जब इन्हें उन्हें मारने का कोई रिग्रेट ही नहीं था, इसीलिए मिस पार्क ने इन्हें मार दिया। इधर गांगते मुनियोंग को आकर बहुत समझाने की कोशिश करता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, पर मुनियोंग को बहुत गिल्टी फील हो रहा था क्योंकि उसकी मॉम की वजह से गांगते और सांगते को कितना कुछ झेलना पड़ा था। गांगते उसे बता देता है कि मिस पार्क ही तुम्हारी मॉम है, जो जानकर मुनियोंग तो काफी डरने लगती है। गांगते को सांगते को लेकर कहीं दूर चले जाने के लिए कहती है क्योंकि उन्होंने कहा था कि वो मुनियोंग के करीब किसी को भी नहीं छोड़ेगी, पर गांगते उसे कैसे भी करके शांत कराता है, लेकिन वो अकेले रहना चाहती थी, इसलिए गांगते को जाने के लिए कहती है, जिस वजह से वो अब खाना भी नहीं खा रही थी। सांगते मुनियोंग की कंडीशन के बारे में जानने के लिए फोन करता है। गांगते उसे अभी तक मुनियोंग के मॉम के सच के बारे में नहीं बताता, पर उसे ये बताता है कि मुनियोंग की तबीयत खराब है, जो जानकर गांगते घर आता है और मुनियोंग को खाना खा लेने के लिए कहता है। वो नहीं बोलती तो सांगते उसे अपने हाथों से खाना खिलाता है। मुनियोंग बार बार उसे रोते हुए माफी मांगने लगती है। सांगते कहता है मैं बड़ा भाई हूँ, इसलिए मेरी बात सुनो, तुम खाना खा लो। जिसने मुनियोंग रोते हुए ही खाना खाने लगती है, पर वो उससे बार बार माफी मांग रही थी, तो सांगते उसे माफ कर देता है। देन वो बाहर आकर गांगते को बताता है कि मैंने उसे खाना खिला दिया है, पर पता नहीं क्यों वो मुझसे बार बार माफी मांग रही थी। जिसने गांगते इमोशनल होकर उसे हक कर लेता है और कहता है कि मैं हमेशा तुम दोनों को प्रोटेक्ट करूंगा। अब सांगते को पता नहीं था कि मिस पार्क ही मुनियोंग की मॉम है, उन्होंने ही उसकी मॉम को मारा है। इधर गांगते को सांगते कहीं नहीं मिल रहा था, इसलिए वो उसे ढूंढते हुए काफी परेशान होता है। इस बारे में उसने मुनियोंग को भी कुछ नहीं बताया था और मिस्टर ली से कहकर उसने मुनियोंग को बाहर घुमाकर लाने के लिए कहा था। गांगते सांगते के फोन पे कॉल लगाता है। मिस पार्क कॉल उठाती है, उसे कहती है कि अगर तुम्हें अपना भाई चाहिए तो हवेली में आ जाओ। इधर मुनियोंग को कुछ गड़बड़ लग रहा था, इसलिए वो गाड़ी रुकवाकर अपने हवेली की ओर वापस आने लगती है। इधर गांगते हवेली पहुंचता है तो वहाँ अपने भाई को बेहोश पड़ा हुआ पाता है। मिस पार्क कहती है कि बस थोड़ा सा बेहोशी का इंजेक्शन दिया है, कुछ देर बाद होश में आ जाएगा, पर तुमने मेरी बेटी को बिगाड़ दिया है, इसीलिए तुम्हें ऐसे तो नहीं छोड़ सकती। मुनियोंग को भी यहाँ होना चाहिए था, तब और मजा आता, पर क्योंकि वो अभी नहीं है इसीलिए मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ, अपने भाई को लेकर मुनियोंग की लाइफ से बहुत दूर चले जाओ। और गांगते कहता है कि मैं मुनियोंग को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मिस पार्क कहती है कि अगर मैं ये बताऊं कि तुम्हारी मॉम की मौत मुनियोंग की वजह से हुई थी तब भी नहीं जाओगे। इससे हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। गांगते की मॉम इसी हवेली में काम किया करती थी। एक दिन उन्होंने मुनियोंग को देखा जो कि एक पंछी को देख रही थी जिसे चोट आई थी, जिसे देखकर उसने गांगते की मॉम को कहा था ये पंछी तो अब उड़ नहीं सकती, इसीलिए इसे मार देना ही अच्छा होगा। जो सुनकर गांगते की मॉम हैरान हो गई थी। ये बात जाकर उन्होंने मुनियोंग की मॉम से कहा शायद आपकी बेटी को किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखाना चाहिए। बस ये सुनकर ही मुनियोंग की मॉम को गुस्सा आ गया था, इसीलिए उन्होंने गांगते की मॉम को घर जाते हुए मार दिया था। ये बताकर मिस पार्क तो किसी साइको की तरह हंसने लग जाती है, जो देखकर गांगते गुस्से में उन्हें मारने चला आता है, और मिस पार्क उसे एक जहरीला इंजेक्शन लगा देती है। अभी यहाँ मुनियोंग भी पहुंच जाती है, जो चाकू उठाकर अपनी मॉम को मारने आती है, पर गांगते अपने हाथ से उसके वार को रोक लेता है क्योंकि वो मुनियोंग को अपनी मॉम की तरह नहीं बनने देना चाहता था। लेकिन कुछ ही सेकंड्स बाद गांगते बेहोश होकर गिर जाता है, इसे देख मुनियोंग बहुत रोने लग जाती है। अब मुनियोंग को किसी और के लिए रोता हुआ देखकर उसकी मॉम को गुस्सा आता है, उसे धमकाने लगती है। तभी गांगते एक बुक उठाकर मिस पार्क के सर पे मार देता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है।
देन सांगते डायरेक्टर को कॉल करता है मदद के लिए। डायरेक्टर पुलिस एंड एम्बुलेंस लेकर यहाँ पे पहुंच जाते हैं। मुनियोंग की मॉम को अरेस्ट कर लिया जाता है और डायरेक्टर गांगते को एंटीडोट दे देते हैं, जिससे उसे कुछ घंटे बाद होश आ जाता है। मुनियोंग उसे जाकर कहते हैं कि जो कुछ भी मेरी मॉम ने तुम्हारी फैमिली के साथ किया उसे मैं भुला तो नहीं सकती, इसीलिए मुझे अकेला छोड़ दो, तुम दोनों चले जाओ। ये बोलकर अपने रूम में चली जाती है। अगले दिन वो मिस्टर ली को बुलाकर कहती है कि अब वो रिटायर होने वाली है, इसीलिए उन्हें भी चले जाने के लिए कहती है। गांगते मुनियोंग से बात करने फिर आता है और मुनियोंग कहती है तुम जब तक मेरे आसपास रहोगे तो मुझे और ज्यादा बुरा लगेगा, इसीलिए तुम चले जाओ। तो गांगते थोड़ा चिल्लाकर कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मेरे बिना नहीं रह सकती, इसीलिए ये सब करना बंद करो। जो सुन मुनियोंग तो गुस्से में कहते कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पे चिल्लाने की। गांगते तो थोड़ा घबरा जाता है और कहता है कि शायद इस रूम की प्रॉब्लम है, मैंने तो धीरे से ही कहा था। ये बोलकर वो भाग जाता है। अब मुनियोंग खाना नहीं खा रही थी तो गांगते ने बाकी सबको उसकी काफी फिक्र हो रही थी, इसीलिए वो सभी एक प्लान बनाते हैं। जूरी मुनियोंग को कॉल करती है, बताती है कि मेरी मॉम की तबीयत खराब है, वो अकेले घर पे है, मैं एक इमरजेंसी केस में हूँ इसीलिए नहीं जा सकती, तो क्या तुम जाकर उन्हें थोड़ा देख कर आ सकती हो। क्योंकि जूरी को पता था कि उसकी मॉम मुनियोंग को बिना खाना खिलाए तो नहीं जाने देगी। मुनियोंग पहुंच जाती है जूरी के घर पे। उसकी मॉम को सही सलामत देकर उसे तो जूरी पे बहुत गुस्सा आता है, पर जूरी की मॉम उसे खाना खिलाकर ही छोड़ती है। इधर गांगते और सांगते अपनी माँ के नाम पे एक पेड़ लगाते हैं, इस पे उनकी फैमिली फोटो भी लगाते हैं ताकि जब भी वो अपनी माँ को मिस करे तो यहाँ आकर उनसे बात कर लेंगे। मुनियोंग जब घर आती है तो सांगते को सीढ़ियों में सोता हुआ देखती है तो उसे जगाती है। सांगते उसे एक ड्राइंग दिखाता है जो कि सोते हुए गांगते की थी, जब वो मुनियोंग का सपना देकर मुस्कुरा रहा था। गांगते उसे बताता है कि मैंने अपने भाई को पहली बार इतना खुश देखा था और वो इतना खुश तुम्हारी वजह से था। तो अगले दिन मुनियोंग उसी पेड़ के पास जाती है और उनसे अपनी मॉम के किए की माफी मांगती है। तभी वहाँ गांगते भी आता है और उसे फिर से मनाने की कोशिश करता है। मुनियोंग उसे इग्नोर करके जाने लगती है तो गांगते फाइनली उसे आई लव यू कहता है, पर मुनियोंग तो फिर भी आगे जाने लगती है। तो गांगते से उसी की तरह चिल्ला चिल्ला कर अपने प्यार का इजहार करने लगता है। मुनियोंग मान गई थी पर वो उसके टाइम का बदला ले रही थी, क्योंकि गांगते भी उसे बिना जवाब दिए चला गया था। गांगते उसके पीछे पीछे घर तक आ जाता है। घर आकर भी उसका आई लव यू बंद नहीं होता, जो सुनकर मुनियोंग चिढ़ जाती है। उसे कहती है कि अगर तुमने एक और बार आई लव यू कहा तो मैं तुम्हें ये बोलकर वो चुप हो जाती है। तो उसे अपने करीब कर लेता है, कहता है कि तुम मुझे क्या, ये बोलकर वो उसे किस करता है। देन कहता है कि क्या मुझे किस करती, ये बोलकर उसे उठाकर ले जाता है और फिर से किस करने जाता है। पर तभी हिरन की आवाज आती है तो इस बार गांगते हिरन पे चिल्लाने लगता है, इससे दोनों हंसने लगते हैं। फिर उनका रोमांस कंटिन्यू रहता है। अब सब कुछ ठीक हो चुका था। अगले दिन मुनियोंग गांगते को बताती है कि वो सांगते के साथ लिखी हुई बुक पब्लिश करेगी, जो सुन सांगते तो बहुत खुश होता है। मुनियोंग आखिरी बार अपनी मॉम से मिलने जाती है, जहाँ मॉम उससे कहती कि तुम उन लूजर्स के साथ कभी खुश नहीं रहोगी और मुझे तुम कभी भूल नहीं पाओगी। मुनियोंग उन्हें कहती कि मैं आपकी यादों को मिटा दूंगी और अपनी फैमिली के साथ हैप्पी मेमोरीज भी बनाऊंगी। इसे सांगते हॉस्पिटल के पेंटिंग में अपनी तितली बनाना शुरू करता है। सांगते अपने दोस्त जेसू से मिलने जाता है, क्योंकि उसने हर कदम पे गांगते का साथ दिया था, इसलिए उसे वो हर चीज के लिए थैंक यू कहता है, क्योंकि वो अभी तक अपने दोस्त को एक बार भी थैंक यू नहीं बोल पाया था। इधर मुनियोंग की नई बुक पब्लिश हो जाती है। सांगते उसमें अपना नाम और फोटो देकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है और वो इसे लेकर भागकर अपनी मॉम को दिखाने जाता है और उन्हें प्राउडली बताता है कि मॉम अब मैं एक आर्टिस्ट बन गया हूँ। ये बोलकर वो काफी खुश एंड इमोशनल होता है। उसे खुश देखकर गांगते और मुनियोंग भी बहुत इमोशनल होते हैं। कुछ दिन बाद वो लोग हॉस्पिटल में उनकी नई बुक की कहानी पढ़ के सुनाने आते हैं, जो कहानी मुनियोंग, गांगते, सांगते, हॉस्पिटल के स्टाफ्स और पेशेंट्स के बारे में ही था। तो आगे की कहानी कौन पढ़ेगा, इसको लेकर सांगते और मुनियोंग में बहस ही छिड़ जाती है। रोकने के लिए गांगते को बीच में आना पड़ता है, पर ये लोग लड़े ही जा रहे थे। ये देखकर सभी लोग हंसने लगते हैं। इधर मिस्टर ली और जूरी की लव स्टोरी भी शुरू हो गई थी। इवन मिस्टर ली जूरी के करीब रहने के लिए अपना नया ऑफिस यंगजिन सिटी में ही बनाने वाले हैं। तो पेंटिंग पूरी कर लेने की वजह से डायरेक्टर सांगते को कैरावन कार गिफ्ट करते हैं, जो देख सांगते और बाकी सब भी बहुत ही खुश होते हैं। घर आकर गांगते उन्हें कहता है कि हमें एक लॉन्ग ट्रिप पे जाना चाहिए, और सांगते और मुनियोंग दोनों से मना कर देते हैं। तो गांगते सैड होकर जेसू और मिस्टर ली के साथ ड्रिंक करने चला जाता है। घर आता है तो देखता है कि मुनियोंग और सांगते तो दोनों तैयार थे ट्रिप पे जाने के लिए। इवन उन्होंने फैमिली टी शर्ट भी पहना था और गांगते को सरप्राइज देने के लिए उन्होंने पहले मना किया था। जो सुन गांगते तो बड़ा खुश होता है, पर ड्रिंक करने के लिए मुनियोंग उस पर बहुत गुस्सा करती है। तो अगले दिन तीनों निकल जाते हैं फैमिली ट्रिप पे, जहाँ तीनों हैप्पीली बहुत सारी जगह घूमते हैं, खूब एंजॉय करते हैं। एक रात मुनियोंग गांगते को फिर से सॉरी कहती है, उसकी वजह से उन्हें कितना कुछ झेलना पड़ा। गांगते कहता है आपसे कभी सॉरी मत कहना। दोनों हैप्पीली किस करते हैं। अगले दिन तीनों नई जगह जाने के लिए निकलने वाले थे, पर सांगते कहता है कि अब आगे मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, तुम दोनों साथ में ये ट्रिप कंटिन्यू करो, क्योंकि मैं वापस जा रहा हूँ एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट बनने। राइटर को मेरी ड्राइंग्स बहुत पसंद आई है, इसीलिए उन्होंने मुझे आर्टिस्ट का काम ऑफर किया है। गांगते कहता है कि क्या तुम मेरे बिना रह सकोगे। सांगते कहता है कि मैं सिर्फ मेरा हूँ और तुम सिर्फ तुम्हारे हो, और वैसे भी मैं तुमसे बड़ा हूँ, इसीलिए मैं अब अकेले रह सकता हूँ। जिसमें गांगते बहुत इमोशनल होता है कि फाइनली उसका भाई रिस्पॉन्सिबल बन गया और अपना ध्यान खुद रख सकता है। तो सांगते उसे गले लगा लेता है। कुछ देर बाद मिस्टर ली उसे पिक करने आते हैं, तो वो मुनियोंग और गांगते को बाय कहकर चला जाता है और मुनियोंग और गांगते अपनी ट्रिप कंटिन्यू करते हैं। फाइनली ये सभी अपने अपने लाइफ हैप्पीली बिताने लगते हैं और वो काली परछाई हमेशा के लिए गायब हो जाती है। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ इस ड्रामे का एंड यहीं पर होता है। ड्रामा कैसा लगा कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। लव नेक्स्ट डोर के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।